मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 91। वुटेन शहर या फिर गुजुनर में से। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C91। वुटेन शहर या फिर गुजुनर में सनसनी। अध्याय 91। वुटेन शहर या फिर गुजुनर में सनसनी। आज जियाओ परिवार काफी जीवंत है और आमतौर पर विशाल और खाली हॉल जियाओ परिवार के सदस्यों से भरा हुआ है। बीच वाली सीट पर परिवार के सबसे ताकतवर लोग बैठे थे। सबसे बड़े बुजुर्ग अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनका बूढ़ा चेहरा मुस्कुराहट के कारण झुर्रियों से भरा हुआ था। ये वास्तव में आपकी बदौलत है कि परिवार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। जब आप छोटे थे तो हमने सोचा था कि आप एक महान व्यक्ति होंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। अब लगता है कि हम आपके बारे में सही थे। हा हा हा। कुल का विकास कुल के सदस्यों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार केवल कुछ मदद की है, बस इतना ही। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जियाओ मिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसने जियो परिवार को जो चीजें दी थी उनमें से अधिकांश उसके किसी काम की नहीं थी। यह जियाओ परिवार के प्रयासों का परिणाम था कि वे अपने वर्तमान स्तर तक बढ़ पाए थे। अगर जियाओ परिवार ने प्रयास नहीं किया होता तो जो कुछ भी उसने उन्हें दिया था वह व्यर्थ हो जाता। बेशक जियाओ मिंग ने ऐसा सोचा था, लेकिन कबीले के अन्य सदस्य ऐसा नहीं सोचेंगे। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में जियाओ मिंग ने सैकड़ों जुबान क्लास 2 तकनीक और QE विधियां भेजी, जिनमें विशेषताओं की एक पूरी श्रृंखला के कई उच्च स्तरीय जुबान क्लास 2 तकनीकें शामिल थीं। इससे पहले जियाओ परिवार की सबसे उन्नत QE विधियां और 2 तकनीकें केवल मध्यवर्ती स्तर जुबान वर्ग में ही थीं, और गोपनीयता के कारण केवल कबीले का मुखिया ही उनका अभ्यास कर सकता था, और यदि कबीले के मुखिया की विशेषताएं मेल नहीं खाती तो शायद कोई भी उनका अभ्यास नहीं कर सकता था, जो वास्तव में दुखद था। तकनीकों के अलावा कुछ गोलियां भी हैं। हालांकि ये गोलियां औषधीय सूत्रों पर सामान्य जियाओ मिंग अभ्यास गोलियां हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता बहुत खराब नहीं है। उनके लिए धन्यवाद। वर्तमान जियाओ परिवार के पास अन्य 7 डू ग्रैंड मास्टर्स हैं। परिवार में डू ग्रैंड मास्टर्स की संख्या वुटान शहर में सबसे अधिक थी। इसलिए कबीले के सदस्यों ने सोचा कि जियाओ मिंग विनम्र था और एक के बाद एक उसकी प्रशंसा की। हे, इतने सालों के बाद भी जियाओ मिंग अभी भी पहले की तरह विनम्र है। कोई अहंकार नहीं, कोई अधीरता नहीं और अच्छे शिष्टाचार। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियाओ मिंग की शानदार उपस्थिति, परिवार के सबसे मजबूत सदस्य के रूप में उसकी स्थिति और उसके लापरवाह व्यक्तित्व ने परिवार की कुछ महिला सदस्यों को इस हद तक मोहित कर दिया कि वे चक्कर खा गईं, और जब वे उसके पास पहुंची तो उनकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी हल्की सी चमक उठी। जियाओ मिंग महिला सदस्यों की विभिन्न प्रशंसाओं और उग्र आंखों को देखकर मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार उसने बचपन से यही तारीफें सुनी थीं, और बहुत समय पहले ही उसने इसे सामान्य रूप से लेना सीख लिया था। जब भीड़ की प्रशंसा थोड़ी कम हो गई तो कबीले के प्रमुख जियो झान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आपने वर्षों से कबीले के लिए जो योगदान दिया है वह सभी के लिए स्पष्ट है, इसलिए आपको आपकी योग्यता के आधार पर याद रखने के लिए आपका नाम कबीले की योग्यता पुस्तिका में दर्ज कर लिया गया है। ओह! इन शब्दों पर जियाओ मिंग ने कुछ हद तक आश्चर्यजनक आवाज निकाली। योग्यता पुस्तक जियाओ परिवार द्वारा स्थापित एक सूची थी, जो परिवार के कुछ सदस्यों को सम्मानित करने के लिए बनाई गई थी, जिन्होंने परिवार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और योग्यता पुस्तक में प्रवेश करने वाले जियाओ परिवार के अंतिम सदस्य पूर्व कबीले प्रमुख जियाओ लिन थे। पारिवारिक एकजुटता के लिए मूलतः सभी परिवारों में कुछ न कुछ समान बातें होंगी। जियो मिंग को इतनी जल्दी अपना नाम इसमें शामिल होने की उम्मीद नहीं थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसने इस बारे में उस तरह से नहीं सोचा था, क्योंकि कबीले के सदस्य जो मेरिट बुक में थे मूल रूप से अब मर चुके थे और वह सिर्फ एक किशोर था। जियो झान सही कह रहा है। कबीले की मेरिट बुक में जाने के अलावा कबीले ने आपके लिए सर्वोच्च बुजुर्ग का पद भी स्थापित किया है। अब से आप परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग होंगे और परिवार में आपका स्थान हम बुजुर्गों से ऊपर होगा। आमतौर पर क्रोधी रहने वाले तीसरे बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और प्रसन्नतापूर्वक कहा। जियाओ मिंग की वर्तमान ताकत और परिवार में उनके द्वारा किए गए योगदान के साथ एक साधारण कबीले के सदस्य का दर्जा लंबे समय से अनुपयुक्त था, और जियाओ परिवार में कई चर्चाओं के बाद सर्वोच्च बुजुर्ग का पद बनाया गया। ईमानदारी से कहे तो यदि ये तथ्य न होता कि जियाओ मिंग बहुत छोटा था और मूल कबीले के मुखिया जियाओ झान ने पिछले कुछ वर्षों में कोई बड़ा गलत काम नहीं किया था, तो वे चाहते कि जियाओ मिंग कबीले के मुखिया का पद संभाले।
आखिरकार केवल सबसे मजबूत ही कबीले को आगे ले जा सकता था, और जियो झान अब कबीले में सबसे मजबूत या दूसरा सबसे मजबूत नहीं था, बल्कि केवल तीसरा सबसे मजबूत था। कबीले के मुखिया का पद भी एक वंश से दूसरे वंश को हस्तांतरित नहीं होता था। पुराने कबीले के मुखिया के पद छोड़ने के बाद ताकतवर और प्रतिष्ठित लोग प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। जियो झान ने उस समय अपनी ताकत के साथ साथ पुराने कबीले प्रमुख जियोलिन द्वारा छोड़ी गई प्रतिष्ठा के कारण सफलता प्राप्त की। बेशक अगर वे चाहते भी कि ज़ियाओ मिंग कबीले के मुखिया का पद संभाले, तो ज़ियाओ मिंग ने हाथ हिलाकर मना कर दिया होता। उसके पास कबीले में रहने के लिए अधिक समय नहीं था, और जियो परिवार को कुछ सहायता दे पाना उसकी सीमा थी। जियो परिवार ने शायद थोड़ा अनुमान लगा लिया था कि वह क्या सोच रहा था। एक सक्षम युवक निश्चित रूप से बाहर जाना चाहेगा और अपना नाम बनाना चाहेगा, और किसी ने भी वास्तव में ये सुझाव नहीं दिया कि जियो झान को इस्तीफा दे देना चाहिए और जियो मिंग को पदभार संभालने देना चाहिए। जियो मिंग ने सुप्रीम एल्डर के पद के बारे में लंबे समय तक विचार किया, और यह महसूस करते हुए कि उसके लिए इस तरह के पद को धारण करने में कोई समस्या नहीं थी, उसने अंततः जियो परिवार की ओर सिर हिलाया जो उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। चूंकि यह कबीले का निर्णय है, इसलिए मैं फिलहाल ये पद संभाल लूंगा, लेकिन इस पद पर बहुत सारी चीजों का प्रबंधन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? ये देखकर कि जियो मिंग ने पद स्वीकार कर लिया है, ग्रैंड एल्डर ने भी राहत की सांस ली। उसे सचमुच डर था कि ज़ियाओ मिंग उसे ठुकरा देगा, क्योंकि ज़ियाओ मिंग ने जो भी योगदान दिया था, उसके बाद ज़ियाओ परिवार के पास उसे पुरस्कृत करने के लिए कुछ भी नहीं था। कोई भी इसे कैसे भी देखे, ज़ियाओ मिंग पूरे ज़ियाओ परिवार से अधिक अमीर था, और ज़ियाओ परिवार के लिए कबीले में केवल कुछ ही मानद पद थे जो उसे दिए जा सकते थे। राहत महसूस करते हुए बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप क्या सोचते हैं? इस पर निर्भर करते हुए सर्वोच्च बुजुर्ग निर्णय ले सकते हैं कि चीज़ों को संभालना है या नहीं। जवाब में ज़ियाओ मिंग ने बेशक कहा कि वह चीज़ों को संभालना नहीं चाहता था। कुछ और मिनट बातचीत करने के बाद जियो झान ने अचानक उत्सुकता से पूछा, हम इतने लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं कि मैं आपसे आपके आसपास के दोस्तों के नाम पूछना भूल गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उनका परिचय करा सकते हैं? ओह, मैं उनका परिचय कराना भूल गया। बाईं और सफ़ेद कपड़े वाली लड़की एक अच्छी दोस्त है जो कई सालों से जियानान अकादमी में मेरी दोस्त है, ज़ियान। उसकी ताकत डूकिंग क्षेत्र में है। ज़ियान, जिसका परिचय कराया जा रहा था, ने शब्द सुनते ही एक पल के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाईं और तुरंत उन्हें फिर से नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उसे ज़ियाओ परिवार के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ज़ियाओ मिंग, जो उसके बगल में खड़ा था, ने उसके चेहरे पर यह भाव देखा और उसे पता था कि वह फिर से शांत नहीं बैठ पाएगी, इसलिए वह असहाय होकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका और भीड़ से बात करना जारी रखा। दाईं ओर यह सफ़ेद बालों वाला युवक, खैर, वह भी डूकिंग क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। आप उसे ज़ूतियान कह सकते हैं। स्वाभाविक रूप से किसी को भी ज़ियाओ मिंग के शब्दों पर संदेह नहीं था, इसलिए जब उन्होंने अपना परिचय समाप्त किया तो हॉल के अंदर ठंडी हवा की आवाज़ लगातार गूंजती रही। जियो परिवार के सभी सदस्य अंदर तक हिल गए। वे कई वर्षों से साथ रह रहे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने जियो परिवार में इतने सारे मजबूत लोगों को एक साथ देखा था। इसके अलावा ये दोनों दो राजा बहुत युवा थे, और लड़की ज़ियाओ मिंग से भी छोटी लग रही थी। ज़ियाओ मिंग को पहले से ही पता था कि कबीले की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया होगी। आखिरकार जियामा साम्राज्य में डूकिंग जैसे कई शक्तिशाली लोग नहीं थे। जियो मिंग ने ज़ियान और ज़ूतियान की ताकत को प्रकट करने का कारण वास्तव में जियो परिवार के कुछ सदस्यों की आंखें न होने से बचाना था। अगर उन्होंने इन कुछ दिनों में ज़ियान और ज़ूतियान को नाराज़ कर दिया, भले ही वे उसे सम्मान दें और अपनी जान बचा लें, उससे डर था कि उन्हें 10 दिनों से लेकर आधे महीने तक लेटना पड़ेगा। ये ज्ञात होना चाहिए कि ज़ियान और ज़ूतियान जादुई जानवर थे, और वे अपनी नज़र में ऐसे कमज़ोर इंसानों की परवाह नहीं करेंगे। जब ज़ियाओ मिंग अपने कबीले से बात कर रहा था, तो उनकी वापसी की खबर वुटान शहर में तेज़ी से फैल गई, और इस मामले पर सड़कों और गलियों में चर्चा होने लगी। सड़क पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक व्यक्ति को अपनी ओर खींचा जिसे वह अच्छी तरह से जानता था, और रहस्यमय तरीके से पूछा, अरे बूढ़े वांग, क्या तुम जानते हो? क्या जानते हो? बूढ़े वांग ने उत्सुकता से पूछा। जियो परिवार की प्रतिभा, जियो मिंग, वापस आ गई है। क्या तुम्हारा मतलब उस युवा और शक्तिशाली डूकिंग ज़ियाओ मिंग से है, जिसने सालों पहले ज़ियाओ परिवार को छोड़ दिया था? वह वापस आ गया है? ऐसा कब हुआ? हे, बस आज आपको उड़ने वाले जादुई जानवर को देखना चाहिए था जो आज वुटान शहर के ऊपर मंडराया था,
यही उड़ने वाला जादुई जानवर उसे लाया था। तस्क तस्क, उड़ते जादुई जानवर, आह, ढेर सारा पैसा, डूकिंग पावर हाउस बनने के योग्य। मैंने सुना है कि वह इस साल केवल एक किशोर है। जब तक वह भविष्य में नहीं गिरता, उसका निश्चित रूप से एक महान भविष्य होगा। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? हे, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे चाचा का छोटा भाई जियाओ परिवार के लिए एक गार्ड के रूप में काम कर रहा है। उसने कहा कि यह जियाओ परिवार में एक सनक बन गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा और जियाओ परिवार का कोई संबंध होगा। फिर तुम अपने रिश्तेदार से पूछ सकते हो जो जियाओ परिवार के लिए गार्ड के रूप में काम करता है कि वह मेरी मदद करे। क्या जियाओ परिवार अभी भी गार्ड की तलाश में है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पैसे देते हैं या नहीं, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है पेशा। ... जियाली परिवार के विशाल हॉल में थोड़ा अंधेरा अंदरूनी हिस्सा जियाओ परिवार की तरह ही भीड़भाड़ वाला था। सबसे आगे कबीले के नेता जियाली बी थोड़े उदास चेहरे के साथ बोले, क्या खबर पक्की है? क्या वह सचमुच वही है जो वापस आ गया है? जियाली परिवार की पोशाक पहने एक युवक ने उत्तर दिया, ये पुष्टि हो गई है, ये वास्तव में जियाओ मिंग है जो वापस आ गया है, और उसके साथ शक्तिशाली डू स्पिरिट भी है जिसने पिछले साल हमारे कबीले को चौंका दिया था, जियाओ शान। यह मामला वुतान शहर में सभी को पहले से ही पता है। ये शब्द सुनकर हॉल में मौजूद जियालाई परिवार में हंगामा मच गया। जियालाई बी ने गंभीर भाव से मेज पर जोर से धक्का मारा और मजबूत लकड़ी की मेज तुरंत टुकड़ों में टूट गई। लानत है, इन सभी वर्षों में हमारे परिवार को जियो परिवार ने कुचल दिया है, और अब जब जियो परिवार का जियो मिंग वापस आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ये संभव है कि हमें झुकना पड़े और आत्मसमर्पण करना पड़े? जियाओ परिवार की तरह जियाली परिवार भी बाजार में कारोबार करता था और एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी मानता था, इसलिए अक्सर कुछ मतभेद रहता था। पिछली बार जब वे भिड़े थे तो उनका सामना जियाओ शान से हुआ था, जो घर लौट आया था, और जियालाई परिवार के बाजार पर जियाओ शान ने अपने कबीले के सदस्यों के साथ सीधे हमला कर दिया था। इस संघर्ष के कारण जियालाई परिवार को भारी नुकसान हुआ और इसके बाद जियालाई परिवार के क्षेत्र को जियाओ परिवार ने चरण दर चरण निगल लिया। इस तथ्य के कारण कि जियो परिवार उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली था, जियालाई परिवार इसे सहन कर सका और अब तक उनके परिवार का बाजार हिस्सा आधे से कम हो गया था। जियाली बी की दहाड़ का किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद युवा कबीले के सदस्य, जिसने जियालाई बी को जवाब दिया था, ने सावधानीपूर्वक कहा, कबीले के नेता, क्यों न हम जियाओ परिवार के सामने झुक जाएं, शायद हमें भी राहत मिल जाए। जियाओ परिवार आज रात एक पारिवारिक भोज आयोजित करेगा, इसलिए हम उनकी बातें सुनने के लिए वहां जा सकते हैं, अन्यथा अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो हमारा परिवार दिवालिया हो जाएगा। जियाली बी ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या हम समर्पण करके उन बाजार शेयरों को वापस पा सकते हैं? क्या तुम बकवास करना बंद करोगे? मुझे पहले ही उस जियाओ मिंग की हत्या करने के लिए किसी को भेज देना चाहिए था। परिवार का बाजार व्यवसाय अब अपने दम पर नहीं चल सकता, जाओ कोई जगह ढूंढो और कसीनो खोलने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर जियालाई परिवार के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह जियाओ परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होने और एओबा परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बनाने का मामला था। वे जानते थे कि वुतान शहर में कैसीनो व्यवसाय हमेशा एओबा परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। जियालाई परिवार के लिए यह अभी भी एक नया क्षेत्र था। हालांकि इस निर्णय को कई लोगों ने स्वीकार किया। जियाओ परिवार के मुकाबले एओबा परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करना बेहतर था। जियाओ परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अगर वे जियाओ परिवार के जियाओ मिंग को नाराज कर देते और वह उन पर हाथ उठाकर थप्पड़ मारने का फैसला कर लेता, तो यह अनुमान लगाया जाता था कि उनका परिवार अस्तित्व में नहीं रहेगा। रुको, हालांकि पारिवारिक उद्योग का परिवर्तन महत्वपूर्ण है। हमें शाम को जियाओ परिवार से भी मिलना चाहिए। हमारे बीच पहले भी कई संघर्ष हुए हैं। आइए आज रात पहले स्थिति का पता लगाएं। अच्छे उपहार तैयार करें, मुझे रात के लिए उनकी जरूरत है। हाँ, ... वुतान शहर के 3 प्रमुख कुलों में से एक, एओबा परिवार, अभी उसी दृश्य का अनुभव कर रहा था। जल्दी से एक अच्छा उपहार तैयार करो, मैं रात के लिए जियो परिवार से मिलना चाहता हूँ। ... न केवल इन 2 कुलों ने, बल्कि वुतान शहर के अन्य छोटे कुलों ने भी अच्छे उपहार तैयार किए थे और जियो परिवार को शुभकामनाएं भेजना शुरू कर दिया था। ... मितिर नीलामी घर, शानदार नीलामी घर के अंदर लाल पोशाक में एक खूबसूरत महिला ने नाजुक और आकर्षक आवाज में अपने बगल में नौकरानी से पूछा, जिसने हड्डियों को सुन्न कर दिया।
क्या ये सचमुच जियो परिवार का वो प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो वापस आ गया है? मिस याफी, खबर सही है। उसके बगल में बैठी नौकरानी ने जवाब में अपना सिर झुका लिया। ठीक है, पहले नीचे चलो। हाँ, फेई की सुस्त आवाज गूंजी। हाँ, नौकरानी को नीचे जाते देख याफी ने अपने पास खड़े एक बुजुर्ग की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, मास्टर गूनी, यह ज़ियाओ परिवार वास्तव में भाग्यशाली है कि इसमें लगातार 2 प्रतिभाशाली लोग हैं, और भले ही एक गिर गया है, लेकिन एक और है जो उससे भी अधिक भयानक है। एक किशोर डूकिंग, जिसके बारे में बोलते हुए हाफी का स्वर भावना से भरा था और उसका दिल ईर्ष्या से भर गया था। अगर उसके पास इस तरह की खेती की प्रतिभा होती तो क्या वह अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर पाती? जिस हृदय या फेई से वह बात कर रहे थे, उनका चेहरा लाल था और हालांकि हरा लबादा साधारण लग रहा था, फिर भी उसमें प्रकाश की किरणें फैल रही थीं। जाहिर है, इस वस्त्र में किसी तरह का राक्षसी कोर प्रत्यारोपित किया गया था। बुजुर्ग के साधारण चेहरे पर हमेशा एक अहंकार रहता था जिसे छिपाना मुश्किल था। हालांकि जब बुजुर्ग ने उसे जवाब दिया तो उसका यह अहंकार तुरंत गायब हो गया। केवल उसे एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए देखने के लिए, जियो परिवार वास्तव में भाग्यशाली है। ये जियो मिंग अपनी उत्कृष्ट साधना प्रतिभा के अलावा एक उच्च स्तरीय कीमियागर भी है। इन वर्षों में जियो परिवार के सदस्यों ने कई औषधीय गोलियां ली हैं, और यह सोचना कि मैं केवल एक दूसरे दर्जे का कीमियागर हूँ। दूसरी तरफ दूसरे पक्ष की बात करते हुए उन्होंने आह भरी और बोलना बंद कर दिया। जाहिर है, ज़ियाओ मिंग का जिक्र सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह हारा हुआ है। कुछ देर तक दोनों के चुप रहने के बाद याफे ने बोलते हुए कहा, आज रात मैं ज़ियाओ परिवार से मिलना चाहता हूँ और उस महान ज़ियाओ मिंग से मिलना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर गूनी मेरे साथ आने में रुचि रखते हैं। हाँ, मैं देखना चाहूँगा कि यह प्रतिभाशाली ज़ियाओ मिंग कितनी दूर तक आया है और अब उसका कीमियागर स्तर कितना ऊंचा है। ... ज़ियाओ परिवार के पिछवाड़े में एक छोटे से एकांत आंगन में एक युवा लड़की, जिसकी आभा शीतल और अलौकिक थी, मानो वह पहली बार खिलने वाला कमल हो, सहजता से अपने पास की हवा से पूछ रही थी, बूढ़े लिंग, आज जियो परिवार में ऐसा क्या हो रहा है जो वास्तव में इतना जीवंत है? युवा लड़की के सवाल के बाद एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति चुपचाप उसके सामने प्रकट हुआ और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मिस, ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़ियाओ मिंग, जो 8 साल से ज़ियाओ कबीले से दूर था, वापस आ गया है। मैंने अभी इस साइट पर अंतिम समीक्षा देखी, जहां व्यक्ति ने कहानी कहने के तरीके की आलोचना की है और उल्लेख किया है कि यह हल्के ढंग से संपादित फैनफिक के मानकों को पूरा नहीं करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़े हैं, मुझे भी अनुभव प्राप्त हुआ है और अध्यायों की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पहले कुछ अध्याय इतने बुरे हैं। स्वाभाविक रूप से मैं 8 अध्यायों और कई संदिग्ध बिंदुओं पर आधारित समीक्षा को गंभीरता से नहीं लेता, फिर भी मैं आप लोगों, वास्तविक पाठकों, जिन्होंने इस बिंदु तक पढ़ा है, की राय जानना चाहूंगा कि कहानी के प्रवाह के बारे में आप क्या सोचते हैं। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 92, जियो परिवार का एकत्र होना, रात्रि भोज। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C92, ज़ियाओ परिवार का जमावड़ा, रात्रि भोज। अध्याय 92, जियो परिवार का एकत्र होना, रात्रि भोज। जियो मिंग, ये नाम सुनकर युवा लड़की स्पष्ट रूप से थोड़ा हैरान हुई। तो वह वही है जो जियानान अकादमी से लौटा है। कोई आश्चर्य नहीं कि जियो कबीला आज इतना जीवंत है। गू सुन, एक को गू वंश द्वारा प्राचीन देवता टोशे की जैद चुराने के लिए जियो परिवार के पास भेजा गया था। वह वर्षों से जियो परिवार के विकास को अच्छी तरह से जानती थी। इन वर्षों के दौरान उसने ज़ियाओ कबीले के लगभग सभी गुप्त कोनों और महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया था। टोशे प्राचीन देवता के जैद के अलावा, जिसे उसने कभी नहीं पाया था, वह जियो परिवार के सभी खजाने को जानती है और आसानी से किसी भी अतिरिक्त वस्तु का पता लगा सकती है। वह कई बार ज़ियाओ परिवार के सबसे सुरक्षित डू तकनीक हॉल में भी घुस चुकी थी और ज़ियाओ परिवार के साधारण सदस्यों की तुलना में अतिरिक्त डू तकनीकों के बारे में अधिक जानती थी। ये सभी चीजें जियो मिंग द्वारा जियो परिवार को दी गई थी, और अब जब जियो मिंग वापस आ गया है, तो इसके प्रति उनके महत्व को दर्शाने के लिए जियो परिवार निश्चित रूप से इस अवसर का जश्न मनाने के लिए एक शानदार स्वागत भोज का आयोजन करेगा। 1 साल पहले जियो परिवार ने दावा किया था कि उसने डूकिंग क्षेत्र को तोड़ दिया है। एल्डर लिंग, क्या ये सच है या नहीं? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि गू जुनर का दिल संदिग्ध था। इतना युवा डूकिंग वास्तव में दिमाग को चकरा देने वाला था,
विशेष रूप से जियामा साम्राज्य जैसी छोटी जगह में इस स्तर की प्रतिभा के प्रकट होने की संभावना बहुत कम थी। गु जुनर ठीक थी, कम से कम उसके पास बहुत व्यापक दृष्टिकोण था, इसलिए वह अभी भी इस मामले में विश्वास कर सकती थी, इसलिए उसने केवल सुनिश्चित करने के लिए पूछा। जियामा साम्राज्य के कुछ लोगों ने जब किशोर डुकिंग के बारे में सुना तो उन्होंने इसे महज एक अफवाह मान लिया, क्योंकि यह उनकी जानकारी से परे था और इसे स्वीकार करना बहुत कठिन था। अपनी मालकिन के प्रश्न का सामना करते हुए लिंगयंग ने उत्तर देते समय सम्मानपूर्ण स्वर में बात कही। उनकी आभा जानबूझकर छिपी नहीं है, वह वास्तव में डुकिंग क्षेत्र में है, लेकिन सटीक अवस्था को समझना मुश्किल है। मुझे लगता है कि वह कम से कम एक 5 सितारा डुकिंग है, और शायद एक कीमियागर होने के कारण उनकी आत्मा की धारणा बहुत मजबूत है। अगर यह मेरी डूखी हुई विशेषता के लिए नहीं होता जो छिपने के लिए उपयुक्त है, तो मुझे उनके द्वारा खोजा जा सकता था। वाक्य के अंत में लिंगयंग की आवाज में प्रशंसा की झलक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेहतर छिपाने की तकनीक की प्रशंसा कर रहा था या जियाओ मिंग की गहरी समझ की। गु जुनर की आवाज में आश्चर्य की झलक थी जब उसने ये सुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। इतना युवा डुकिंग, यहाँ तक कि सेंट्रल प्लेन्स में जहाँ इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, वहाँ भी उनमें से बहुत सारे नहीं हैं। खैर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सुनहरा फीनिक्स घास के घोंसले से बाहर उड़ सकता है, जो कि जियामा साम्राज्य है। जियाओ परिवार जो 1000 साल से गिर गया है, वह इस वजह से फिर से उठ सकता है। गु जुन एर, जिसने अपना अधिकांश समय जियाओ परिवार में बिताया था, की तुलना में लिंगयंग, जो बड़ी थी, वास्तव में केंद्रीय मैदानों के बारे में अधिक जानती थी। जब वह युवा था तब उसने केंद्रीय मैदानों की यात्रा की थी और जानता था कि जियाओ मिंग की वर्तमान प्रतिभा केंद्रीय मैदानों में भी शीर्ष पर थी, और वह अभी भी जियाओ मिंग और जियाओ कबीले के भविष्य के बारे में बहुत आशावादी था। जब तक जियाओ मिंग गिर नहीं गया, हालांकि जियाओ कबीले को वापस शीर्ष पर लाना असंभव था जहां यह एक बार था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जगह लेने में कोई समस्या नहीं थी। उन दोनों के आगे बोलने का इंतजार किए बिना ही दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। मिस सुनर, क्या आप वहाँ हैं? नौकरानी की पोशाक पहने एक युवा महिला ने दरवाजे के सामने आदरपूर्वक पूछा। अंदर आएं। नौकरानी ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर गई तो देखा कि कमल के फूल के समान स्वभाव वाली एक युवती कुर्सी पर अकेली बैठी थी, जबकि आसपास कोई नहीं था। जाहिर है लिंगयंग ने फिर से अपना रूप छिपा लिया था। नौकरानी ने कुछ भी अजीब नहीं दिखाया, क्योंकि वह गु जुनर और लिंगयंग के बीच बातचीत नहीं सुन पाई थी। उसने धीरे से झुककर मिस गु जुन एर की सुंदरता की प्रशंसा की और फिर कहा, युवा मास्टर जियाओ मिंग जियानान अकादमी से परिवार में वापस आ गए हैं और उन्हें परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग चुना गया है। इसलिए युवा मास्टर जियाओ मिंग को उनके पदनाम का जश्न मनाने में मदद करने के लिए परिवार शाम को एक भोज का आयोजन करने जा रहा है, और कबीले के मुखिया ने मुझे विशेष रूप से आपको भोज में आमंत्रित करने का निर्देश दिया है। मिस जुन एर, सुप्रीम एल्डर, कोई भोज? सच कहूं तो गु जुनर को ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बचपन में जियाओ मिंग ने जो कुछ किया था उसे याद करते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, समझ गया, मैं वहां आऊंगी, तुम रिटायर हो जाओ। हाँ, ... शाम को बहुत अधिक समय नहीं लगा और लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था। आज रात का जियो परिवार जगमगा रहा था और चारों ओर हंसी का माहौल था। जियाओ परिवार के द्वार, जो इस समय बंद होने चाहिए थे, अब खुले थे। आंगन लोगों से भरा हुआ था और अंतहीन शोर था। वुटान शहर में महत्वपूर्ण माने जाने वाले लोग उपहार लेकर चल रहे थे और गार्ड की ओर सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहे थे। एक मोटा, अधेड़ आदमी एक तीखी लाल तलवार लेकर चिल्ला रहा था, मैं दाली वेपन मर्चेंट कंपनी से दाली हूँ। मैंने जियो परिवार के सुप्रीम एल्डर की वापसी के बारे में सुना है और उनसे मिलने आया हूँ। ये तीसरे क्रम की जादुई कोर तलवार मेरी ईमानदारी का एक छोटा सा टोकन है, कृपया इसे स्वीकार करें। तीसरे क्रम की जादुई कोर तलवार सस्ती नहीं थी। ये वुटान शहर के कुछ छोटे परिवारों की वार्षिक आय हो सकती है। ये दाली वास्तव में उदार था। अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी तलवार सौंपने ही वाला था कि इससे पहले कि संरक्षक कुछ कह पाता, एक पीले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया। पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक क्रिस्टल बॉक्स था और पारदर्शी क्रिस्टल बॉक्स के अंदर एक हथेली के आकार का ज्वलंत लाल क्रिस्टलीय औषधीय मशरूम अंधेरी रात में चमक रहा था। औषधीय जड़ी बूटी व्यापारी हुआंग झोंग जियो परिवार का दौरा करने आया है। मैंने सुना है कि सुप्रीम एल्डर आग विशेषता है। यह 1000 साल की आग आत्मा गनोडर्मा है जिसे मैंने कई सालों से संजोया है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। 1000 साल की अग्नि आत्मा गनोडर्मा, इस नाम ने एक और आश्चर्य पैदा कर दिया। यह अग्नि आत्मा गनोडर्मा एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय सामग्री थी।
क्योंकि इसने बड़ी मात्रा में अग्निगुण ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और खेती को बढ़ाने का प्रभाव था। हालांकि अग्नि आत्मा गनोडर्मा वास्तव में एक औषधीय जड़ी बूटी को संदर्भित नहीं करता था जो 1000 साल तक बड़ी थी, लेकिन हुआंगझोंग ने जो अग्नि आत्मा गनोडर्मा निकाला था वह कई साल पुराना लग रहा था और एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि यह बहुत मूल्यवान था और पहले की कीमती तलवार की तुलना में ये कई गुना अधिक महंगा था। इस हुआंगझोंग ने इस अग्नि आत्मा गैनोडर्मा को इसलिए बाहर निकाला क्योंकि उसके पास कोई योजना थी। देखने वाली भीड़ ने देखा कि हुआंगझोंग के पीछे एक सुंदर चेहरे वाली पीले रंग की शर्मीली युवा लड़की थी और उनके सिर में समझ की एक झलक दिखाई दी। यूनियन टी हाउस। ये जीवंत माहौल जारी रहा क्योंकि प्रवेश द्वार पर लोगों की संख्या कम नहीं हुई, क्योंकि शियाओ परिवार के द्वार पर तैनात पहरेदारों ने किसी को भी शियाओ परिवार के अंदर नहीं आने दिया, न ही उन्होंने उपहार स्वीकार किए। जब जियो परिवार के सदस्य की पोशाक पहने एक व्यक्ति गेट के अंदर से बाहर आया और उन्हें सिर हिलाकर इशारा किया, तभी गार्डों ने उपहार एकत्र करना शुरू किया और लोगों को अंदर जाने दिया। कुछ ही देर में भी शियाओ परिवार के द्वार से अंदर घुस आए, शायद इसलिए क्योंकि वे शियाओ परिवार की ताकत से डरे हुए थे, और हालांकि भीड़ काफी तेजी से चल रही थी, फिर भी उनके चलते हुए एक आश्चर्यजनक रूप से साफ और व्यवस्थित भावना थी। मितेर नीलामी घर, याफी और मास्टर गुनी जियो परिवार से मिलने आए हैं। एक नाजुक और मोहक आवाज गूंजी जिसने कई लोगों के कदम रोक दिए, जिनमें से कई लोग उस आकृति को देखने के लिए मुड़े जिसने बात की थी, और जब उन्होंने उसे अच्छी तरह देखा तो उन्होंने महसूस किया कि उनके खून में उबाला गया है और उनके मुंह सूख गए हैं। आज रात की याफी ने हमेशा की तरह ही लाल रंग पहना था, लेकिन ड्रेस की जगह एक शानदार लंबी स्कर्ट पहन ली थी। लाल रंग की ड्रेस में लिपटी का मुख और सुंदर आकृति प्रभावशाली और बेहद उत्तेजक है। उसके हल्के मेकअप वाले चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी जो उसके पहले से ही परिपूर्ण चेहरे को और भी चमकदार बना रही थी, और यह स्पष्ट था कि उसने इस शाम के लिए बहुत सोच विचार किया था। उसके बगल में मास्टर गुनी ने जियामा साम्राज्य के किमियागर की पोशाक पहन रखी थी और उसकी छाती पर किमियागर का प्रतीक चिन्ह था, और जो अहंकार हर समय उसके चेहरे पर छाया रहता था वह बहुत पहले ही गायब हो चुका था। अपने आसपास से आ रही तीखी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए याफी और गुनी ने जियो परिवार के द्वार में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों में लिया हुआ उपहार जियो परिवार के दरबान को सौंप दिया। जियो परिवार में प्रवेश करने के बाद पहरेदारों ने रास्ता दिखाया और जियो परिवार में प्रवेश करने वाले सभी लोग एक विशाल हॉल में पहुंचे जिसमें मेजों पर सभी प्रकार की शराब और भोजन रखा हुआ था। कई नौकरानियां बर्तन लेकर उनके बीच से गुजर रही थीं। जैसे ही याफी और मास्टर गुनी ने हॉल में प्रवेश किया, उन्हें कई परिचित चेहरे मिले। हुआंगझोंग, वुतान शहर के महान औषधीय जड़ी बूटी व्यापारी दाली, जिसने वुतान शहर में हथियार उद्योग पर एकाधिकार कर लिया है। हे, ऐसा लगता है कि जियाओमिंग की वापसी ने वुतान शहर के इन दिग्गजों के लिए एक बड़ी हलचल ला दी है। उन लोगों को देखते हुए याफी ने एक पल के लिए अपने छोटे गुलाबी मुंह को ढक लिया और मुस्कुराते हुए कहा। ग्रैंडमास्टर गुनी, जो पास में ही थे, ने भीड़ की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। यहाँ तक कि जियाली परिवार, जो जियाओ परिवार के साथ विवाद में रहता था, भी आ गया है। ऐसा लगता है कि वे आकर माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे ऐसे हैं, एक डुकिंग पावरहाउस के साथ। याफी और गुनी ने उन लोगों को देखा और उन लोगों ने स्वाभाविक रूप से उन्हें देखा। आज की याफी इतनी उज्ज्वल और रंगीन थी कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। याफी को देखने के बाद कई लोग जल्दी से संबंध स्थापित करने के लिए आगे आए। मितिर नीलामी घर अब वुतान शहर में जियो परिवार के अलावा दूसरी प्रमुख शक्ति थी और अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक था। जब उसने उन्हें आते देखा तो याफी ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान ला दी और उनसे निपट लिया। वह उनसे निपटे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने बाहर से शोर आते सुना। जियाओ परिवार का मुखिया जियाओ झान और बुजुर्गों का एक समूह अंदर आया। उन्हें देखकर ये लोग, जो कुछ मिनटों से याफी से बात कर रहे थे, मुड़े और जियो झान और बड़ों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत के लिए इकट्ठे हो गए। हर बार जब वे अपना मुंह खोलते थे तो उनका चेहरा चापलूसी भरा होता था। गुनी और याफी, जो उसी जगह पर खड़े थे, ने निराशा में उन्हें देखा और फिर अपना सिर हिला दिया। मास्टर गुनी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये लोग बहुत बेशर्म हैं। कोई बात नहीं, जियो झान भी उनकी तरह एक ग्रैंड मास्टर है। क्या वे अपने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान को रोक नहीं सकते? जो लोग जियो झान की चापलूसी कर रहे थे, अगर उन्होंने ये सुना तो वे केवल चिल्लाएंगे कि वे भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। ईमानदारी से कहे तो जियो झान भी उनकी तरह एक ग्रैंड मास्टर था और वे ऐसा चापलूसी भरा रुख नहीं दिखाना चाहते थे,
लेकिन जियो परिवार को डू राजा किसने बनाया? जियाओ मिंग बाहर नहीं आया था। वह शक्तिशाली डू आत्मा जियाओ शान यहाँ नहीं था, और जियाओ झान जियाओ परिवार का वर्तमान कबीले का मुखिया था, इसलिए उन्हें किसी की चापलूसी करनी थी। न केवल जियो झान, बल्कि जियो परिवार के कुछ बुजुर्गों और कुछ अन्य लोगों से भी उनकी चापलूसी करने के लिए संपर्क किया। जियो परिवार के पिछवाड़े में एक छोटे से एकांत आंगन में जियो मिंग ने नव परिष्कृत गोलियां जियान को सौंपी, जिसने उन्हें चिंतित आंखों से देखा। हंसने और जियान की ओर देखने के बाद जिसने एक गोली ली और उसे जल्दी से अपने मुंह में डाल लिया, उसने रात के आकाश की ओर देखा, यह अनुमान लगाते हुए कि अब लगभग समय हो गया है। उन्होंने कहा, भोज में जाने का लगभग समय हो गया है। जब जियान, जिसने एक गोली ली थी और खुशी से मुस्कुरा रही थी, ने ये सुना तो वह अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सकी और बुदबुदाते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि इस भोज में ऐसा क्या अच्छा है। अगर हमारे पास खाली समय हो तो हम औषधीय जड़ी बूटियां लेने जा सकते हैं। दरअसल जियान को उस तरह का आयोजन पसंद नहीं था, क्योंकि उस तरह की स्थिति से उसे बहुत ऊब महसूस होती थी, और जब बहुत सारे लोग होते थे तो बहुत शोर भी होता था। उस तरह के भोज में भाग लेना केवल समय की बर्बादी थी। जियो मिंग जियान के विचारों को बहुत अच्छी तरह से समझ गया। वास्तव में उन्हें भी ऐसे आयोजन पसंद नहीं थे, लेकिन एक नायक के रूप में जब लोग उन्हें दावत देने में खुश होते थे तो वे मना नहीं कर सकते थे। जियान की ओर देखने के बाद जियाओ मिंग ने पूछा, क्या तुम नहीं जाना चाहते? हम जियान ने अपना छोटा सिर हिलाया और अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें झपकाते हुए कहा, वास्तव में जैसे ही मैंने इस शहर में प्रवेश किया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे फिर से कई औषधीय जड़ी बूटियां महसूस हुई हैं। तुम मुझे औषधीय जड़ी बूटियां लाने क्यों नहीं देते? चूंकि वुतान शहर मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के ठीक बगल में है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियान औषधीय जड़ी बूटियों को महसूस करने में सक्षम था। सच कहूं तो जियाओ मिंग ने भी इसे महसूस किया था, और एक पल के लिए उत्सुक जियान को देखा और फिर आह भरकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज रात बाहर जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें कल वापस आना होगा, समझे? जियान की वर्तमान ताकत के साथ जियामा साम्राज्य में कोई भी नहीं था जो उससे युनशान को छोड़कर रोक सकता था, इसलिए जियो मिंग को डर नहीं था कि उसके जाने के बाद उसके साथ कुछ हो जाएगा। उसने बस उसे कल वापस आने के लिए याद दिलाया। हम जियो मिंग का वादा देखकर जियान ने एक खुश चेहरा दिखाया और अपने हाथ में गोली की बोतल को अपनी उंगली पर भंडारण की अंगूठी में डालने के बाद उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। अपने पंखों को जोर से हिलाने के साथ उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया और फिर उसकी आवाज निकली, जियो मिंग, मैं पहले जा रही हूँ, मैं कल वापस आऊंगी। जियान को देखते हुए, जो एक पल में चला गया था, जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और ज़ूतियान से कहा, जो उसके बगल में खड़ा था, मेरे साथ आओ। मैं भविष्य में आपको जियो परिवार में रहने देने का इरादा रखता हूँ, आपके लिए अपना चेहरा दिखाना आवश्यक है। ये सुनकर ज़ूतियान के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गई और फिर उसने दबी आवाज में कहा, समझ गया गुरु, मैं अब से आपके कबीले पर नजर रखूंगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। मैं कल तुम्हारे लिए कुछ उपयुक्त की हुई विधि और डू तकनीकें ढूंढ लूंगा। बस जियाओ परिवार में अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करो, ये लाभदायक होगा। मुस्कुराते हुए और ज़ूतियान की बांह थपथपाते हुए जियाओ मिंग ने कहा, चचेरे भाई जियाओ मिंग, रात के खाने का समय हो गया है। छोटे से आंगन के बाहर जियो शान की आवाज आई, चलो चलें। ज़ूतियान से बात करते हुए, जिसके बाद जियाओ मिंग ने नेतृत्व संभाला और गेट की ओर बढ़ गया। छोटे से आंगन के बाहर जियो शान गेट पर खड़ा इंतजार कर रहा था और जियो मिंग को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चचेरे भाई, अब समय हो गया है, चलो हम दोनों साथ में लिविंग रूम में चलें। ठीक है। रास्ते में बातचीत करने के बाद वे तीनों शीघ्र ही रात्रि भोज स्थल पर पहुंच गए। जैसे ही जियाओ मिंग और अन्य लोग हॉल में दाखिल हुए, हॉल जो पहले कुछ शोरगुल से भरा हुआ था तुरंत शांत हो गया, क्योंकि सभी की नजरें प्रवेश द्वार पर खड़े तीनों लोगों पर टिकी थी। जियो परिवार की वेशभूषा में वह लंबा व्यक्ति जियो शान है, इसलिए उसके बगल में खड़ा सुंदर युवक जियो मिंग ही होगा, है ना? हालांकि कई लोग जियाओ मिंग की शक्ल को नहीं पहचान पाए, लेकिन ये लोग पहले से ही जियाओ शान की शक्ल से परिचित थे, इसलिए उसकी पहचान का अनुमान लगाना आसान था। इस यात्रा का लक्ष्य ठीक उनके सामने था, लेकिन इन वुतान शहर की सेनाओं ने जियाओ मिंग के पास जाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि ईमानदारी से अपनी स्थिति में बने रहे, थोड़ी सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। तर्क सरल था। हालांकि जियो परिवार के कई लोगों ने कहा कि जियो मिंग का चरित्र अच्छा था, लेकिन फिर भी बाकी लोगों ने यही कहा
अंत में उन्हें अभी भी सावधानी से देखना होगा कि क्या वे साहपूर्वक आगे बढ़ते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। ज़ियाओ मिंग द्वारा उन्हें चुटकी बजाकर मार डालना चींटी को चुटकी बजाकर मार डालने के समान है। ये चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 93 आकर्षक। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C93 आकर्षक या फी। अध्याय 93 आकर्षक या फी। यह मौन अधिक देर तक नहीं रहा, क्योंकि मुख्य मेज पर बैठे वरिष्ठ व्यक्ति ने जब शियाओ मिंग को आते देखा तो वे तुरंत खड़े होकर उसका स्वागत करने लगे। हे, आप सही समय पर आए हैं, बैठिए। जियो मिंग ने अन्य टेबलों पर उन लोगों को देखा जिन्होंने जियो परिवार के कपड़े नहीं पहने थे। वे स्पष्ट रूप से जियो परिवार के मेहमान थे। आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रण की परवाह न करते हुए ज़ियाओ मिंग ने सिर हिलाया और मुख्य मेज की ओर चला गया। मुख्य मेज पर बैठे अधिकांश अतिथि ज़ियाओ परिवार के सदस्य थे, केवल एक पुरुष और एक महिला को छोड़कर, जिन्होंने ज़ियाओ परिवार की पोशाक नहीं पहनी थी। चूंकि उन्होंने जियो परिवार की पोशाक नहीं पहनी हुई थी, इसलिए पहली चीज जो जियो मिंग ने देखी वह थे दो लोग। वह आदमी एक बूढ़े आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था, भले ही उसने कीमियागर की पोशाक पहन रखी थी और उसकी छाती पर दूसरे दर्जे का कीमियागर का बिल्ला लगा हुआ था। वह जियो मिंग की नज़र में एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं था। महिला कुछ अधिक आकर्षक थी। उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान देखी जा सकती थी, जो आकर्षण का एक स्पर्श बनाए हुए थी। उसने एक अच्छी तरह से तैयार की गई चमकदार लाल पोशाक पहन रखी थी। बीच में नीले क्रिस्टल के साथ एक सुनहरा बेल्ट उसकी कमर के चारों ओर लटका हुआ था, जो पतली पतली कमर को पूरी तरह से उजागर कर रहा था, और पोशाक के नीचे से एक सीधा कट था जो उसकी जांघ तक ऊपर आ रहा था, जो उसके चमकदार पैर को दिखा रहा था और छिपा रहा था। क्या मनमोहक सुंदरता है! उसकी सुंदरता उन सभी महिलाओं में शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है जिन्हें मैंने वर्षों से देखा है। ये व्यक्ति याफी होना चाहिए, है ना? एक नज़र देखने के बाद ज़ियाओ मिंग ने चुपके से अपने दिल में सोचा। याफी की पहचान अभी भी बहुत आसानी से देखी जा सकती थी। उसकी विशेषताएं बहुत विशिष्ट थीं। जियो मिंग की निगाहें देखकर हाफी के चेहरे पर एक मोहक मुस्कान आ गई। जियो मिंग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उस समय ग्रैंड एल्डर पहले ही उसे मुख्य सीट पर खींचकर बैठ चुके थे, इसलिए उसने याफी को देखना जारी नहीं रखा। ये दृश्य देखकर हाफी की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। उसे लगा कि उसकी मुस्कुराहट व्यर्थ थी, लेकिन वर्षों के अनुभव ने बहुत पहले एक अच्छी मानसिकता बनाई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान जल्दी से अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट आई। जब जियो शान और जू तियान दोनों जियो मिंग के पास बैठ गए, तो जियो झान ने उनका परिचय कराना शुरू किया। मैं आपको परिचय कराता हूँ। ये दोनों मितिर नीलामी घर से मिस याफी और मास्टर गुनी हैं, जो आज आपसे मिलने आए थे जब उन्होंने सुना कि आप अपनी पढ़ाई से लौट आए हैं। ओह, मिस याफी मितिर नीलामी घर की प्रबंधक हैं। उनके तरीके असाधारण हैं और उन्होंने वुतान शहर में आने के बाद से मितिर नीलामी घर के व्यवसाय का कई बार विस्तार किया है। जब जियो झान ने दोनों का परिचय कराया, तो उसने याफी पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसे लगा कि जियो मिंग को याफी में दिलचस्पी होनी चाहिए। आखिरकार युवा लोग जीवन शक्ति से भरे होते हैं। लोगों का याफी में रुचि लेना सामान्य बात थी, क्योंकि वह बहुत आकर्षक और मनमोहक थी। यही मुख्य कारण था कि उसने याफी और गुनी को इस मेज पर क्यों बैठाया था। हालांकि यह मितिर परिवार के चेहरे के कारण भी था, लेकिन मितिर परिवार का चेहरा इन दो लोगों के लिए एक शक्तिशाली दुकिन के साथ एक मेज साझा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जियो झान का परिचय सुनकर हाफी, जो जियो झान के विचारों से पूरी तरह अनजान थी, उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान दिखाई दी। उसकी गुलाबी चेहरी होंठ थोड़े खुल गए और उसकी मीठी आवाज मेज से गूंज उठी। हे, मैंने लंबे समय से सुना है कि सुप्रीम एल्डर एक युवा नायक है, लेकिन जब मैं आज आपको देखता हूँ तो आप वास्तव में अफवाहों के अनुसार ही प्रभावशाली हैं। हाफी की खूबसूरत आंखें एक आकर्षक चाप में मुड़ी हुई थी। उसका ज़ैद हाथ उसके सुगंधित गालों पर टिका हुआ था। उसकी आंखें ज़ियाओ मिंग के सुंदर चेहरे को घूर रही थी। उसकी लंबी पलकें थोड़ी झपक रही थीं और उस आकर्षक परिपक्व और सुंदर चेहरे पर एक हल्का सा छेड़खानी वाला प्रलोभन उभर आया था। इस मोहक ध्वनि ने उसके कानों को गुदगुदाया, जिससे मेज पर बैठे कई लोग शर्मा गए। सौभाग्य से वे सभी जियो परिवार के शक्तिशाली लोग थे और अपना धैर्य बनाए रख सके, इसलिए उन्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। ज़ियाओ मिंग ने याफी की मोहक आवाज पर उदासीनता से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने इस तरह के शब्द इतने अधिक सुने थे कि वह अपने मन में उन्हें पहले से ही अनदेखा कर सकता था। वह इस तरह की प्रशंसा के बारे में कुछ नहीं कह सकता था,
क्योंकि उसे सीधे तौर पर इसे स्वीकार करना थोड़ा अहंकारी लगता था, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो थोड़ा पाखंडी लगता था, इसलिए इसके बारे में मुस्कुराना ही बेहतर था। सच कहूं तो जियाओ मिंग थोड़ा हैरान था कि याफी ने उसके पास आने की हिम्मत की। उसकी खूबसूरती को देखते हुए, अगर वह विकृत व्यक्ति था और आज रात उसके साथ कुछ करना चाहता था, इस बारे में वह कुछ नहीं कर सकती थी। वर्तमान में मितिर परिवार का सबसे शक्तिशाली सदस्य हाई बोडोंग मेदुसा द्वारा सील कर दिया गया था और वर्तमान में केवल एक स्पिरिट था। मितिर परिवार का दूसरा सबसे शक्तिशाली सदस्य मितिर तेंगशान, यद्यपि जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से एक था, वह केवल एक राजा था। यदि वह गंभीर हो जाता तो मितिर तेंगशान उसके सामने 10 चालों से अधिक नहीं टिक पाता, और यदि वह चाहता तो उसे आसानी से हरा सकता था। ये संभव है कि याफी को लेने के बाद मितिर परिवार भी खुश हो जाएगा जब छठे स्तर के कीमियागर के रूप में उसकी स्थिति का पता चलेगा। उनके लिए छठे स्तर के कीमियागर के साथ संबंध बनाने के लिए खराब साधना प्रतिभा वाले कबीले के सदस्य का बलिदान करना एक पूर्ण सौदा होगा। हालांकि अगर वह चाहे तो उसके सामने की सुंदरता को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जियाओ मिंग के दिल में ऐसा कोई विचार नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे एक संत थे और उनके हृदय में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था, बल्कि मुख्यतः इसलिए कि ऐसा कृत्य उनके मूल्यों के अनुरूप नहीं था। जियाओ मिंग के विचार याफी के लिए अज्ञात थे, और उसने सोचा कि जियाओ मिंग का न बोलने का व्यवहार शक्तिशाली के अहंकार के कारण था। जियो मिंग के उदासीन चेहरे को देखकर और वह सुंदरता जिस पर वह आमतौर पर गर्व करती थी, उसके सामने अपना प्रभाव खोते हुए हाफी को थोड़ी निराशा हुई। घर से दूर वर्षों तक प्रशिक्षण के दौरान उसने गहराई से सीखा था कि उसकी सुंदरता पुरुषों को कितना आकर्षित करती है। अब तक वह कभी भी जियाओ मिंग जैसे किशोर से नहीं मिली थी जो उसकी परवाह नहीं करता था। भले ही वह निराश थी, हाफी को कोई असंतोष महसूस नहीं हुआ कि जियो मिंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन केवल उसके दिल में आह भरी, जैसा कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जो साम्राज्य में प्रसिद्ध हो गया है। उसकी मानसिकता वास्तव में असाधारण है। जियो शान की ओर अपनी मोहक निगाहें घुमाने से पहले, भाई शियाओ शान, तुम्हें देखे हुए 1 साल हो गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी शैली अभी भी वही है। वह और जियाओ शान 1 साल पहले एक बार मिले थे। उदासीन जियाओ मिंग के विपरीत जियाओ शान थोड़ा शर्मिला था क्योंकि उसने अपने गाल को खुजलाया। उसके सरल और ईमानदार चेहरे पर लाली का एक संकेत था, और उसने धीमी आवाज में कहा, मिस याफी हमेशा की तरह खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली हैं। जियो शान की प्रतिक्रिया देखकर हाफी के चेहरे पर एक अदृश्य संतुष्टि की लहर दिखाई दी। वास्तव में उसका आकर्षण अभी भी था, और यह केवल जियो मिंग ही था जिसे दोषी ठहराया जाना था। अब लगभग समय हो गया है, हमें भोज शुरू कर देना चाहिए। भीड़ भरे हॉल में लापरवाही से झाड़ू लगाने के बाद जब उसने देखा कि काफी लोग उसकी ओर देख रहे हैं, तो जियाओ मिंग ने कहा, ओह हाँ, ये शुरू करने का समय है, यह अवसर तुम्हारे लिए है। जियाओ मिंग, पहले चॉपस्टिक्स को हिलाओ, बड़े बुजुर्ग ने कहा। जियाओ मिंग ने कोई आपत्ति नहीं की। चॉपस्टिक से थोड़ा सा खाना खाने के बाद कमरे का माहौल तुरंत गर्म हो गया। आओ पी लो, हम आज रात तक नशे में नहीं रहेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लोगों के खाने और टोस्ट करने की आवाजें लगातार आ रही थीं। जियाओ मिंग ने एक कप शराब पीने के बाद, जो उसने ग्रैंडएल्डर के साथ टोस्ट किया था, एक पल के लिए मेज पर बैठे कबीले के सदस्य एक के बाद एक आगे बढ़े। अपनी वर्तमान ताकत के साथ साधारण शराब जियाओ मिंग के लिए साधारण पानी से अलग नहीं थी, इसलिए जियाओ मिंग ने मना नहीं किया। जब जियाओ कबीले के अधिकांश सदस्यों ने टोस्ट बनाया तो उन्होंने एक दूसरे की तारीफ की और तुरंत चले गए। लगभग उसी समय जियो झान अचानक खड़ा हुआ, अपनी सीट से उठा और जियो मिंग के पास आकर सम्मानपूर्वक कुछ कहा। सर्वोच्च बुजुर्ग, आपने वर्षों से कबीले के विकास में बहुत योगदान दिया है, और कबीले के मुखिया के रूप में मैं आपको बधाई देने के लिए यहाँ हूँ। जियो मिंग जियो झान के रवैये से थोड़ा हैरान था। क्या उसने थोड़ी देर पहले भी यही बात नहीं कही थी? उसे इसे फिर से क्यों उठाना पड़ा? हालांकि वह अपने दिल में थोड़ा हैरान था, फिर भी जियाओ मिंग ने जवाब में अपना गिलास उठाया। एक कबीले के सदस्य के रूप में ये कुछ हिस्सा है जो मुझे करना चाहिए, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। जियो झान ने पहला गिलास पीने के तुरंत बाद अपने लिए दूसरा गिलास शराब का भर लिया। इस दूसरे गिलास में मैं एक पिता के रूप में आपके लिए टोस्ट करता हूँ। मेरा बेटा शियाओ यान पहले बीमार हो गया था और आपने उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जियो झान ने जियो मिंग के कुछ कहने का इंतजार किए बिना सारी शराब पी ली।
उसके पास बैठे तीनों बुजुर्ग जब ये दृश्य देख रहे थे तो वे मन ही मन कोसने लगे। जियो झान का पत्र कबीले की ओर से भेजा गया था और इससे पहले जब भी कोई विवाद हुआ तो उन्होंने उसे इसके लिए डांटा। जब जियो झान ने अब ये कहा तो ये जियो मिंग के लिए उसका एक निजी पत्र बन गया और चौथे स्तर की गोली का नुस्खा भी केवल जियो झान को भेजा गया। यह उन्हें चुप कराने का एक प्रतिभाशाली मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 94। जियाओ झान का अनुरोध। वुटेन शहर एकीकृत। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C94। जियाओ झान का अनुरोध। वुटेन शहर एकीकृत। अध्याय 94। जियाओ झान का अनुरोध। वुटेन शहर एकीकृत। जियो मिंग ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और समझ गया। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि चौथे स्तर की गोली का नुस्खा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने कहा, ओह, ये तो बस एक छोटी सी बात थी। जियाओ मिंग को शराब का प्याला पीते देख कुछ बुजुर्गों ने एक पल के लिए भौहें सिकुड़ी और एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब जबकि जियो झान का उद्देश्य पूरा हो चुका था, भविष्य में इस मामले को फिर से उठाना उनके लिए अच्छा नहीं था। उसके बगल में याफी ने जियो झान को दिलचस्पी से देखा, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से मितिर के खुफिया नेटवर्क के कारण जियो झान द्वारा अपने बेटे को चिकित्सा उपचार के लिए ले जाने की घटना के बारे में बहुत स्पष्ट थी। उस समय वह अभी भी बहुत हैरान थी। जियाओ झान ने चौथे दर्जे के कीमियागर को कैसे आमंत्रित किया, जो जियामा साम्राज्य में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इलाज का खर्च वास्तव में जियाओ मिंग द्वारा भुगतान किया जाएगा। जियाओ मिंग के एक कप पीने के बाद जियाओ झान अपनी सीट पर नहीं बैठा, बल्कि उसने एक और कप भर दिया। यह सर्वोच्च बुजुर्ग, मेरे पास एक और निर्दयी अनुरोध है। जियाओ मिंग ने अपनी भौहें उठाईं, ये जानते हुए कि यह मुख्य शो था और शराब के पिछले 2 कप केवल इसके लिए मंच तैयार करने के लिए थे। उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, क्या है? चलो सुनते हैं। अहम बात यह है कि मेरे बेटे जियाओ यान की बीमारी ठीक नहीं हुई है। आप छठे दर्जे के कीमियागर हैं, इसलिए मैं यान एर की हालत देखने के लिए आपकी मदद मांगना चाहूंगा। छठी श्रेणी का कीमियागर। जैसे ही ये शब्द बोले गए, इससे पहले कि जियाओ मिंग जवाब दे पाता, सीट पर बैठे मास्टर गूनी सदमे में सीधे चिल्ला उठे। मास्टर गूनी को शांत रहना न जानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि छठे स्तर का कीमियागर बहुत अद्भुत था। पूरे जियामा साम्राज्य में एकमात्र व्यक्ति जो छठे स्तर का कीमियागर है वह पिलकिंग गुहे है, और उसके नीचे केवल कुछ ही 5वें स्तर के कीमियागर हैं। पहली बात तो ये कि उसने सोचा कि छठे स्तर के कीमियागर की पहचान झूठी थी, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह संभवतः सच था। आखिरकार जियाओ मिंग को उनसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी और ऐसी चीज से कोई लाभ नहीं था। याफी ने अपना आकर्षक छोटा सा मुंह थोड़ा सा खोला हुआ था, वह भी अविश्वास से भरा हुआ था। एक छठे स्तर का कीमियागर और एक डू राजा की ताकत पहले से ही आसानी से उसके मितिर परिवार को नष्ट कर सकती है। अन्य टेबलों पर बैठे मेहमानों के चेहरे भी तब हैरान रह गए जब उन्होंने गूनी की चीख सुनी, और जियाओ मिंग की ओर उनकी निगाहों में आश्चर्य और भी बढ़ गया। साथ ही जियाओ परिवार के प्रति उनके दिलों में ईर्ष्या और जलन आसमान तोड़ने वाली थी कि इस क्षमता का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जियाओ परिवार में दिखाई दे सकता है, लेकिन उनके पास नहीं। जियो मिंग ने जियो झान को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और एक पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आप उसे कल सुबह मेरे कमरे में ला सकते हैं और मैं उसे देखने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बिना किसी कारण के ये दुखी हुई गायब हो जाना बहुत अजीब है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। जियो मिंग के उत्तर से जियो झान के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई, जिसे छिपाना असंभव था, और उसने उसे बार बार धन्यवाद दिया। जहां तक जियाओ मिंग के इस दावे का सवाल है कि वह इलाज की गारंटी नहीं दे सकता, उसने बस इसे नजरअंदाज कर दिया। उसके विचार में छठे दर्जे का कीमियागर पहले से ही एक अप्राप्य अस्तित्व था और उसे विश्वास नहीं था कि वह ऐसे अस्तित्व की मदद से अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से जियो झान को यह नहीं पता था कि इस बार उसे निराश होना तय था, जब तक कि जियो मिंग सीधे याओ लाओ को प्रकट करने के लिए तैयार नहीं था। अन्यथा जियो यान की बर्बाद स्थिति अभी भी कुछ समय तक चलने की आशंका थी। इस जियो परिवार के भोज में जियो परिवार के कई छोटे सदस्य भी मौजूद थे। जियो झान के बेटे के रूप में जियो यान कबीले के कई सदस्यों के ताने के बावजूद आज मौजूद था। केवल इतना ही कि वह जियो मिंग और अन्य लोगों के साथ एक ही मेज पर बैठने के बजाय जियो परिवार के जूनियर क्षेत्र में था, और जियो झान की हरकतें उसकी नज़रों में आ गईं।
पूरे परिवार ने वर्षों तक उसे चिढ़ाया था और उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन केवल उसके पिता और भाइयों ने ही उसके साथ हमेशा की तरह, बल्कि उससे भी अधिक प्रेमपूर्वक व्यवहार किया था। वह इससे कैसे प्रभावित न हो। जियाओ मिंग एक छठे दर्जे का कीमियागर था और अगर वह कुछ करने को तैयार होता तो उसे निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता था। किसी को भी जियोयान की आंतरिक भावनाओं की परवाह नहीं थी। जियो यू, जो बहुत दूर नहीं बैठी थी, उसने जियोयान को देखा, जो अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी, और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। जियोयान, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो कि चाचा जियो झान ने व्यक्तिगत रूप से चचेरे भाई जियो मिंग से तुम्हारा इलाज करने का अनुरोध किया है। जियोयान ने अब वर्षों से अपने कबीले के सदस्यों के तानों से अपनी सारी तीक्ष्णता खो दी थी। वह केवल जियोयू के तानों के सामने चुप रहता था, वह पहले से ही इसका आदी हो चुका था। जियोयू ने केवल मुंह बनाया, लेकिन मजाक करना जारी नहीं रखा। आखिरकार वहां खुशनुमा माहौल था और इसलिए नाराज होना अनावश्यक था। उसके बगल में बैठी गू जुनर ने जब जियाओयू के शब्द सुने तो उसने जियाओयान पर केवल हल्की सी नजर डाली। वर्तमान गू क्षुण रख, क्योंकि उसने उस घटना का अनुभव नहीं किया था जहां जियोयान ने आधी रात को उसके कमरे पर दस्तक दी थी। उसके मन में जियोयान के लिए कोई प्रेम भावना नहीं थी, और यहाँ तक कि उस घटना के कारण जियोयान के प्रति अच्छी भावनाएं भी नहीं थीं। इसलिए एक गिरी हुई प्रतिभा जियोयान पर एक नज़र डालने के बाद गू जुनर ने जल्दी से अपनी आंखें जियो मिंग की ओर घुमा ली, यह नहीं जानते हुए कि उसके दिल में क्या सोचा जा रहा था। भोज थोड़े समय तक चला, जिसके दौरान गूनी, जिसने जान लिया था कि जियाओ मिंग एक छठे स्तर का कीमियागर था, अपने चेहरे पर उत्सुक मुस्कान के साथ जियाओ मिंग के पास गया और विभिन्न विषयों पर सलाह मांगी, ठीक उसी तरह जैसे पहले चापलूसी करने वाली सेनाओं के नेता कर रहे थे। जियाओ मिंग के लिए गूनी के प्रश्न एक और एक के बराबर दो के समान सरल थे, इसलिए जियाओ मिंग ने अपने चेहरे पर अत्यंत चिंतित और सम्मानपूर्ण मुस्कान लाते हुए बेपरवाही से गूनी को निर्देश दिए। याफी ने गूनी को देखा, जो बहुत घमंडी हुआ करती थी और अब इस अवस्था में आ गई थी, और पलकें झपकाईं, लेकिन अंदर से वह बहुत समझदार थी। अगर यह बात न होती कि अब जियाओ मिंग के पास कोई जगह नहीं है, तो वह भी उसके पास जाना चाहती। धीरे धीरे समय बीतता गया और भोज समाप्ति के करीब पहुंच गया। जैसे जैसे अंत निकट आया, जियो झान अचानक लाल चेहरे के साथ खड़ा हुआ और चिल्लाया, अहम, सभी चुप हो जाओ। अब जब वुटान शहर की सभी बड़ी और छोटी सेनाएं मौजूद हैं, तो हम, जियो परिवार, सभी को रिपोर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। जब जियो झान ने ये कहा, तो उसने शोरगुल से भरे हॉल में शांति स्थापित कर दी। उन सेनाओं के नेता एक दूसरे को कुछ अप्रिय भावनाओं से देखते थे। जियो झान, हमारा मानना है कि हालांकि वुटान शहर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब है और इसकी आबादी बड़ी है, हमारे जियो परिवार को लगता है कि वुटान शहर बहुत छोटा है और शहर में केवल एक ही आवाज हो सकती है। मुझे आश्चर्य है कि आप सभी क्या सोचते हैं। सेना के नेता मूर्ख नहीं थे और तुरंत समझ गए कि जियाओ झान का क्या मतलब था। यह जियाओ परिवार वुटान शहर को एकीकृत करने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में वुटान शहर को एकीकृत करना कुछ ऐसा था जो जियो परिवार लंबे समय से करना चाहता था। परिवार के विकास के लिए बाजार के कारोबार पर निर्भर रहना असंभव था। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बाजार के कारोबार पर निर्भर रहना असंभव था, इसलिए वे केवल अन्य पहलुओं से ही शुरुआत कर सकते थे। ऐसा हुआ कि इस बार परिवार के प्रथम और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ उपस्थित थे, इसलिए जियो परिवार यह काम तुरंत करना चाहता था। जियो झान के शब्दों के बाद सेना के नेताओं ने एक दूसरे को देखा और अपना मुंह खोलने का इरादा नहीं किया। हालांकि जियो परिवार के पास एक डुकिंग था, लेकिन वुटान सिटी ने वर्षों से जो स्थिर स्थिति बनाए रखी थी, उसने उन्हें अभी भी भ्रम दिया कि इस बारे में बात की जा सकती है। जू तियान, एक उदासीन आवाज सुनाई दी। यह जियाओ मिंग था जो बोल रहा था। जू तियान, जिसका नाम बोला गया था, ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसकी राक्षसी आभा उन सेनाओं के नेताओं पर दबाव डाल रही थी। यह एक किंग पावरहाउस है। जो लोग आभा से पीड़ित थे, उन्हें केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक विशाल पर्वत उनके शरीर पर दबाव डाल रहा था, और उनके चेहरे दबाव से लाल हो गए थे। केवल अपनी आभा से उन पर इस हद तक अत्याचार करने में सक्षम होना, वह निश्चित रूप से एक राजा था, इसमें कोई संदेह नहीं था। इसमें कोई बुराई नहीं है। जू तियान, जियाओ मिंग के आदेश के साथ जू तियान ने अपनी आभा वापस ले ली। जू तियान के आभा दमन के बाद वे लोग कमजोर हो गए थे और भारी सांस ले रहे थे। क्या मैं आपको परिचय करा सकता हूँ? यह जू तियान है, जो डू किंग का एक शक्तिशाली व्यक्ति है, मेरे जियाओ परिवार का अतिथि है,
और वह अब से जियाओ परिवार में रहेगा। जियाओ मिंग की आवाज़ बहुत सपाट थी, लेकिन इसने सभी लोगों के दिलों को हिंसक रूप से उछाल दिया। इस जियाओ मिंग को इतना मजबूत व्यक्ति कहाँ से मिला? जियो परिवार कोई अपवाद नहीं था, क्योंकि जियो मिंग ने पहले कभी नहीं कहा था कि जू तियान जियो परिवार के साथ स्थायी रूप से रहेगी। जियो परिवार के सदस्यों के चेहरों पर संतोष के भाव दिखे, जबकि उन ताकतों के नेताओं ने एक दूसरे को कड़वाहट से देखा, और फिर उन सभी ने कहा, मेरी दाली हथियार व्यापारी कंपनी अब से जियो परिवार द्वारा चलाई जाएगी। पिल्स्टो वुतान शहर के स्वामी के रूप में जियो परिवार का सम्मान करने को तैयार है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह जियाली परिवार, आओ बा परिवार, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेज पर बैठी याफी ने जू तियान को देखा, जो जियाओ मिंग के आदेशों का पालन कर रहा था, और उसने कुछ कठिनाई के साथ लार निगल ली। भले ही जियाओ मिंग छठे स्तर का कीमियागर था, लेकिन एक शक्तिशाली दू किंग को इस हद तक उसका सम्मान करना बहुत मुश्किल था कि वह परिवार की रक्षा करने में उसकी मदद करने के लिए जियाओ परिवार में रहने को भी तैयार हो जाए। इस जियाओ मिंग के पास ऐसी चीजें करने के लिए किस तरह के जादुई साधन थे? याफी को अपने भीतर बड़ी जिज्ञासा महसूस हुई। उन शक्तियों के लोगों के बोलने के बाद जियाओ मिंग एक बार फिर बोला, आओ बा परिवार और जियाली परिवार को 10 दिनों के भीतर वुतान शहर छोड़ना होगा, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। यही कारण है। गुना 2, जियालाई परिवार के कबीले के नेता जियालाई बी और एओबा परिवार के कबीले के नेता एओबापा ने उसकी बातें सुनकर भौहें सिकोड़कर चिल्लाया। वे इस बात से बहुत उलझन में थे कि जब उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी अधीनता व्यक्त कर दी थी, तो फिर भी जियाओ मिंग ने उनके कबीले को क्यों निष्कासित कर दिया? विशेष रूप से एओबापा। ये ठीक था अगर जियालाई परिवार को बाजार के कारोबार और शियाओ परिवार के साथ हुई सारी परेशानियों के कारण निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन उनके एओबा परिवार ने कभी कुछ नहीं किया था। ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इतिहास जानता हूँ, जियो मिंग ने मन ही मन सोचा। यह एओबा परिवार और जियालाई परिवार ने जियोयान द्वारा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में बड़ी गड़बड़ी करने के बाद जियो परिवार को नष्ट करने के इरादे से मिलकर काम किया था, और उसे अभी भी लगा कि यह बेहतर था कि वे लोग उसकी नाक के नीचे नहीं थे। ये ऐसी बातें थी जो वह दूसरों को नहीं बता सकता था, इसलिए जियाओ मिंग ने केवल सपाट लहजे में कहा, इसके लिए कोई कारण नहीं है, आपको 10 दिनों में चले जाना चाहिए। लेकिन जियालाई भी अभी भी बात करना चाहती थी। भले ही उन्हें जाना पड़े, उन्हें और समय देना चाहिए, ये 10 दिन बहुत कम है। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 95, जियोझान और जियोयान। द BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। C95, जियोझान और जियोयान दरवाजे पर। अध्याय 95, जियोझान और जियोयान दरवाजे पर। हम्फ। जियालाई बी के कुछ और कहने की प्रतीक्षा किए बिना जू तियान ने ठंडी सांस ली और बर्फ सफेद ऊर्जा उसकी ओर दौड़ पड़ी। जियालाई बी के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसने केवल अपनी छाती से आती एक ठंडी ताकत को महसूस किया, और उसका पूरा शरीर उछलकर दीवार से जोर से टकराया और मुंह से खून थूका, फिर पलटाव से जमीन पर जा गिरा। खांसी, खांसी। उसने देखा कि उसके द्वारा थूका गया खून बर्फ के टुकड़ों में बदल गया है, और महसूस किया कि एक मजबूत की हुई उसके शरीर के माध्यम से बह रही है, उसे उन्मत्त रूप से नष्ट कर रही है। जियालाई को वास्तविकता का एहसास हुआ और उसने कठिनाई से कहा, जियाली परिवार 10 दिनों में वुतान शहर से पीछे हट जाएगा। खांसी। हम। जियाओ मिंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और एओबापा की ओर देखने लगा। जियाओ मिंग की नज़र उस पर देखकर एओबापा को पसीना आ गया, खासकर जब जू तियान ने भी अपनी भयंकर नज़र उसकी ओर घुमाई। उन्मत्त जादुई जानवर आभा ने उसके पैरों को थोड़ा डगमगा दिया। कठिन निगलते हुए एओबापा ने कड़वा चेहरा बनाते हुए कहा, एओबा परिवार भी 10 दिनों में वुतान शहर से पीछे हट जाएगा। जियालाई और एओबा कुलों का अंत देखकर वहां उपस्थित अन्य कुलों के लोगों के मन में यह विचार कौंधा कि उन्हें भविष्य में कभी भी जियो परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एओबापा के ये कहने के बाद कि वे वुतान शहर छोड़ देंगे, जियाओ मिंग ने कोई और बकवास नहीं की, बल्कि अपना हाथ हिलाकर उनसे कहा कि वे अब जा सकते हैं। जियाओ मिंग के निर्देश प्राप्त करने के बाद जियाली भी कांपते हुए उठ खड़ा हुआ और एओबापा के साथ वे हॉल से बाहर चले गए। इसके बाद प्रत्येक परिवार के लोग भी विदा हुए। जल्द ही हॉल में केवल जियो परिवार, मास्टर गुनी और याफी ही बचे। यह महसूस करते हुए कि अब उसके लिए जियो परिवार के साथ रहना उचित नहीं था, हाफी धीरे से खड़ी हुई और नाजुक आवाज में बोली, सुप्रीम एल्डर और कबीले प्रमुख जियो, आज आपके साथ रहना बहुत खुशी की बात है, और पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए याफी पहले विदा लेगी।
मास्टर गूनी भी खड़े हो गए और एक सम्मानजनक चेहरे के साथ जियो मिंग से कहा, आज आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद मास्टर जियो मिंग। कल मैं किसी को एक छोटा सा उपहार तैयार करने के लिए कहूँगा। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। आज रात के भोज के दौरान गूनी को जियो मिंग से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और जियो परिवार के सभी मेहमानों में से उसे सबसे अधिक लाभ हुआ। चिंता मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गूनी की ओर देखते हुए जियो मिंग ने धीरे से कहा। गूनी एक दूसरे दर्जे का किमियागर उसे देखने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं दे सकता था, भले ही उसके पास में तीर नीलामी घर का समर्थन था। इसके अलावा वह केवल यादृच्छिक संकेत दे रहा था, उपहार स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मास्टर जियाओ मिंग ने आज मुझे बहुत कुछ कमाया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कैसे न करूं। गूनी का रवैया दृढ़ था। ये देखकर जियो मिंग मंद मंद मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, केवल अपना सिर धीरे से हिलाया। जैसे ही उसने देखा कि जियो झान ने याफी और गूनी को बर्खास्त कर दिया, ग्रैंड एल्डर जो जियो मिंग से बहुत दूर नहीं बैठा था, अचानक जियो मिंग के पास गया और कुछ उत्साहित होकर पूछा, यह क्या माननीय अतिथि जू तियान वास्तव में पूरे समय जियाओ परिवार में रहेंगे? मम, जियो मिंग ने सिर हिलाया। जू तियान भविष्य में खेती करने के लिए कबीले में रहेगा, लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण मामला न हो तो उसे परेशान मत करो। जू तियान अभी भी एक जादुई जानवर था और उसकी आदतें मनुष्यों से अलग थीं, इसलिए जियाओ मिंग को यह निर्देश दिया गया था। बड़े बुजुर्ग ने खुशी से सिर हिलाया। कबीले में एक शक्तिशाली दू राजा का होना अच्छी बात थी, भले ही वह केवल महत्वपूर्ण समय पर ही प्रकट होता था। ये जानना महत्वपूर्ण था कि जब जियाओ मिंग घर वापस नहीं आया था तो उसने कई उच्च रैंक वाली दू तकनीकें और क्यूई विधियां वापस भेजी थीं। जो कोई भी उन्हें देखता था उन तकनीकों पर ध्यान आकर्षित होता था। उन्हें बहुत डर था कि अगर उनके पास कोई मजबूत व्यक्ति नहीं होगा तो कोई भी मजबूत व्यक्ति उन्हें लूटने आ जाएगा। वह अभी भी अगले कुछ दिनों में जियाओ मिंग से पूछने के लिए कुछ समय निकालना चाहता था कि क्या उसके पास कोई समाधान है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जियाओ मिंग ने पहले से ही एक समाधान सोच लिया था। उत्साह के एक पल के बाद ग्रैंड एल्डर ने अपने बगल में खड़े जू तियान की ओर अपने हाथ बढ़ाए और कहा, सम्मानित अतिथि जू तियान, जियाओ परिवार भविष्य में आप पर भरोसा करेगा। जू तियान ने जवाब में सिर हिलाया। ये देखकर कि लगभग समय हो गया है, जियो मिंग खड़ा हुआ और विदा लेने लगा। अगले दिन सुबह सुबह जब जियाओ मिंग, जो अपने बिस्तर के ऊपर क्रॉस लेग बैठा था, ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जियान मेज के पास बैठी है। उसके हाथ उसके गालों पर टिके हुए हैं। उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें हर समय उसके चेहरे में देख रही हैं। अपने चेहरे को छूते हुए जियो मिंग मुस्कुराया और जियान को देखा। आप कहाँ देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम बाकी इंसानों से अलग हो। मैं समझ गया, और क्या अंतर है? जियो मिंग ने उत्सुकता से पूछा। जियो मिंग का सवाल बेकार था क्योंकि जियान ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अजीब सूखी शाखा निकाली जो खून से सनी हुई थी और एक रेंगते हुए अजगर की तरह मुड़ी हुई थी, और उसे सौंप दिया। ये लो, ये कल रात की मेरी फसल है, मेरे लिए एक गोली बनाना याद रखना। ब्लड पाइथन ब्रांच। अजीब सूखी शाखा को देखकर जो एक रेंगते हुए अजगर की तरह मुड़ी हुई और घुमावदार थी, जियाओ मिंग थोड़ा हैरान हुआ। ये ब्लड पाइथन ब्रांच एक दुर्लभ औषधीय सामग्री थी, फाइटिंग स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत करने के लिए मुख्य औषधीय सामग्री, और उसके पास यह उसकी स्टोरेज रिंग में नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वू टैन सिटी के पास अभी भी काफ़ी अच्छी चीजें थीं। शायद मैं इन दिनों जियान के साथ सैर पर जा सकता हूँ। एक विचार जियाओ मिंग के दिमाग में आया। इससे पहले कि वह बिस्तर से उठे और जियान के पास जाकर चेहरे पर मुस्कान के साथ उसके हाथ में खून के रंग की शाखा स्वीकार कर ली। क्या तुमने वे गोलियां खा ली जो मैंने कल तुम्हारे लिए बनाई थी? नहीं, अभी भी आधा बचा है। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि जियाओ मिंग उससे ऐसा क्यों पूछ रहा था। जिया ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्या आप मुझे ये औषधीय जड़ी बूटी रखने देंगे, और बदले में मैं आपके लिए इससे भी बेहतर अन्य गोलियां तैयार करूंगा। जियो मिंग ने कहा। रक्त अजगर शाखा इतनी दुर्लभ थी कि उसके पास एक भी नहीं थी। जियो मिंग ने अगली बार जियान के लिए एक अन्य प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों के साथ गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बनाई और इसे अपने संग्रह के लिए रख लिया। आखिरकार कीमियागरों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली चीजों में से विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना था। जियाओ मिंग के विचार जियान के लिए अपरिचित थे, और जैसे ही उसने जियाओ मिंग के शब्दों को सुना, उसने अपनी बड़ी आंखों से आराध्य रूप से पलकें झपकाईं और झिझकते हुए कहा, ये ठीक है। अच्छा, जब तुम वो गोलियां खत्म कर लोगे जो मैंने तुम्हें पहले दी थी,
तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें परिष्कृत कर दूंगी, जियो मिंग ने जियान के छोटे सिर को सहलाते हुए कहा। दस्तक, दस्तक, दस्तक। अचानक बाहर आंगन से दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही जियाओ मिंग की आत्मिक शक्ति की जांच हुई, उसने दो परिचित आभाओं को महसूस किया, जियो झान और जियो यान। हो, ये जियो झान काफी चिंतित है, इतनी सुबह मुझे ढूंढ रही है। हंसते हुए जियाओ मिंग खड़ा हुआ, कमरे से बाहर चला गया और आंगन का दरवाजा खोला। उसके सामने जियाओ झान और जियाओ यान आए, जिनके चेहरों पर कुछ तनाव के भाव थे। सुप्रीम एल्डर, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। ये देखकर कि यह जियाओ मिंग था जिसने दरवाजा खोला, जियाओ झान के चेहरे पर कुछ हद तक सुखद मुस्कान दिखाई दी। कबीले के मुखिया, अंदर आइए। जियो मिंग ने अपना हाथ हिलाया और जियो झान और जियो यान को आंगन में ले गया। और उसी समय जियान भी कमरे से बाहर भाग गया। सुबह सुबह जियान के छोटे शरीर को जियाओ मिंग के कमरे से बाहर भागते हुए देखकर जियाओ झान की मुस्कान एक पल के लिए अजीब हो गई। वे कल रात एक साथ नहीं सोए थे, है ना? इसके बारे में सोचने के बाद जियो झान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना हाथ बढ़ाया और जियो यान को अपने पीछे खींच लिया। यह मेरा बेटा जियाओ यान है। तुम्हें इससे तब मिलना चाहिए था जब तुम बच्चे थे। उम्र के हिसाब से वह तुमसे 1 महीने छोटा होना चाहिए। यान ए, तुमने उसे अभी तक चचेरा भाई नहीं कहा है। चचेरा भाई, चचेरा भाई, ये शब्द जियो यान ने बहुत ही अजीब तरीके से कहा था। वास्तव में जियो मिंग के प्रति जियो यान की भावनाएं जटिल थीं। जब वह जियो मिंग की प्रतिभा का पता चलने से पहले एक बच्चा था, हालांकि उसे जियो मिंग की थोड़ी छाप थी, उसने केवल यही सोचा था कि जियो मिंग अपने माता पिता की शुरुआती मृत्यु के कारण एकाकी व्यक्तित्व वाला बच्चा था, और हालांकि वह थोड़ा प्यारा दिखता था, वह जियो परिवार के अन्य बच्चों के समान था। यही वह समय था जब उसे अपने आप पर सबसे अधिक गर्व महसूस होता था, क्योंकि पूरे शियाओ परिवार में सबसे अधिक प्रतिभा उसी में थी। लेकिन जियो मिंग की प्रतिभा का पता चलने के बाद जियो परिवार के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसका खिताब सीधे हटा दिया गया, जिससे वह अवाक रह गया। उस प्रतिभा ने सीधे उसकी कल्पना को पार कर लिया और उसे शब्दों से परे धकेल दिया। एक बार उसने जियाओ मिंग को पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश भी की, लेकिन 2 महीने में ही उसने हार मान ली। क्योंकि साधना वास्तव में एक उबाऊ काम है, तो वह इतनी मेहनत क्यों करेगा, जबकि वह आसानी से साधना करके 99% लोगों से आगे निकल सकता है। सौभाग्य से जियाओ मिंग ने अपनी प्रतिभा को उजागर करने के कुछ समय बाद ही पढ़ाई के लिए परिवार को छोड़ दिया। जियाओ परिवार में बचे हुए बच्चों में वह फिर से सबसे प्रतिभाशाली था। तब से वह जियाओ परिवार के अधिकांश बच्चों की तरह जियाओ मिंग को एक किंवदंती मानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जियाओ परिवार के बच्चों को 3 कक्षाओं में विभाजित किया गया था। जियाओ मिंग अकेला पहली कक्षा में, वह अकेला दूसरी कक्षा में और बाकी बच्चे तीसरी कक्षा में। जियाओ मिंग की प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह जियाओ मिंग को केवल उसकी प्रतिभा के आधार पर पहचानेंगे। क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ था और क्योंकि वह 2 साल से अधिक समय से अपने परिवार का मजाक बन रहा था, उसने पूरे शियाओ परिवार में केवल अपने पिता और 2 भाइयों को ही पहचाना। हालांकि जियाओ मिंग ने जियाओ परिवार को तब छोड़ दिया था जब वह बहुत छोटा था और उसका मजाक नहीं उड़ाया गया था, और यहाँ तक कि उसका इलाज करने के लिए भी तैयार था। हालांकि जब अन्य लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तो वे अक्सर तुलना के लिए जियाओ मिंग का इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि कैसे वह प्रतिभाशाली होने पर घमंडी और दबंग हुआ करता था, जबकि जियाओ मिंग, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता था और परिवार में योगदान देता था। हमेशा इस तरह के शब्द सुनने से जियाओ मिंग के बारे में उनकी धारणा प्रभावित हुई। उपचार से पहले घबराहट के साथ साथ उसके दिल में जियाओ मिंग की उपचार के लिए सहमति के प्रति कृतज्ञता भी थी। वह उसे सच्चे दिल से चचेरा भाई भी नहीं कह सकता था। जियो मिंग ने इसे सुना और इसे कोई महत्व नहीं दिया। उस समय जब वह किताब पढ़ रहा था, तो वह जानता था कि जियो यान को ईमानदारी से उसे चचेरा भाई कहलाना इतना आसान नहीं था। जियो यान एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अन्य लोगों पर भरोसा करने में बड़ी कठिनाई होती थी। उसे किसी की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं थी, और जियो यान से मिलने के लिए सहमत होना सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह उसी कबीले का सदस्य था। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 96। जांच याओ चेन। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C96। जांच याओ चेन। अध्याय 96। जांच याओ चेन। जियो झान ने जियो यान को देखा और उसके चेहरे पर बेबसी का भाव दिखाई दिया। वह बूढ़ा और अनुभवी था, बेशक उसे जियो यान की आवाज के लहजे में समस्या का एहसास हुआ,
जियाओ मिंग की नाराजगी को आकर्षित करने के डर से उसने जल्दी से कहा, ये यान ए का एकाकी स्वभाव है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, चलिए सीधे शुरू करते हैं। जियाओ मिंग ने हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया। ठीक है। जियो मिंग द्वारा बीच में टोके जाने पर जियो झान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बार बार अपना सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से जल्दी से उपचार करने के लिए तैयार था। तो फिर हमें पहले क्या करना चाहिए? जियो झान ने घबराते हुए पूछा। इन शब्दों पर जियो यान ने भी थोड़ा घबराहट से अपने हाथ कस लिए। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, उससे पहले मैं तुम्हारी विशिष्ट स्थिति को समझूंगा। जियो मिंग ने शांति से जियो झान से कहा और फिर जियो यान से फिर से बोला, मुझे बताओ, तुम्हारा दुखी हुई कब गायब होना शुरू हुआ? जियाओ यान, जो जियाओ मिंग के सामने खड़ा था, ने भौहें सिकुड़ी और एक पल के लिए सोचा और फिर कुछ कड़वाहट के साथ बोला, लगभग 2 साल पहले, मैं कुछ समय पहले ही डू प्रैक्टिशनर से गुजरा था और जब मैंने अपने परिवार द्वारा दी गई क्यूई विधि प्राप्त की थी और इसे विकसित करने की तैयारी कर रहा था, तो मेरे शरीर में क्यूई सर्पिल अचानक बिना किसी चेतावनी के टूट गया और मैं भी डू प्रैक्टिशनर से डू शिष्य बन गया। उस समय मुझे लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं गलत तरीके से साधना कर रहा था, लेकिन उसके बाद के समय में मेरा क्षेत्र गिरता रहा और ये तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं 3 सितारा डू शिष्य के पास नहीं गिर गया। मुझे एहसास हुआ कि इसका कारण क्यूई विधि बिल्कुल नहीं थी और मुझे पता था कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है। मेरे पिता मुझे कई लोगों की तलाश में ले गए, लेकिन मुझे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था, यहाँ तक कि चौथे दर्जे के कीमियागर के साथ भी। वाक्य के अंत में जियोयान की आवाज़ कुछ दर्द भरी थी। बार बार चिकित्सा उपचार लेने के अनुभव के बारे में सोचने से उसकी आत्मा पर बहुत दबाव पड़ रहा था। जिन लोगों ने तुम्हारा इलाज किया, उन्होंने क्या कहा? उस चौथे दर्जे के कीमियागर की राय पर ध्यान दो, जियो मिंग ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। उन सभी ने कहा कि उन्हें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है और चौथे दर्जे के कीमियागर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। ये सरासर बकवास है, मेरा क्षेत्र स्पष्ट रूप से पीछे जा रहा है। जबकि जियोयान ने सोचा कि चौथे स्तर का कीमियागर बकवास कर रहा है, जियो मिंग ने मन ही मन सहमति जताई, वह सही है, आपका शरीर वास्तव में बीमार नहीं है। बेशक यह जियाओयान से नहीं कहा जा सकता था और जियाओ मिंग के थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने फिर धीरे से कहा, मैं समझता हूँ, बैठ जाओ और मैं तुम्हारी जांच करूंगा। जब जियोयान ने ये सुना तो वह जियो मिंग के बगल वाली कुर्सी पर चला गया और बैठ गया। जियो मिंग को उसकी ओर आते और उस पर अपना हाथ रखते हुए देखकर उसका दिल थोड़ा उत्साहित हो गया। अंदर ही अंदर वह अभी भी चुपचाप सोच रहा था, हमें बीमारी का कारण खोजना होगा, हमें बीमारी का कारण खोजना होगा। जियो झान का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वह अपने दिल में प्रार्थना कर रहा था कि जियो मिंग बीमारी का कारण पता लगा सके। वह जानता था कि जियाओ मिंग जियामा साम्राज्य में सबसे अच्छा कीमियागर था, इसलिए अगर वह समस्या का पता नहीं लगा सकता था तो वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या करना है। उसकी चौकस निगाह के नीचे जियो मिंग की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुली और फिर उसने धीरे से उन पर अपना सिर हिलाया। ये दृश्य देखकर जियोयान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, जबकि जियो झान का चेहरा भी बेहद बदसूरत हो गया। सर्वोच्च बुजुर्ग, ये मुझे जो परिणाम मिले हैं वे चौथे स्तर के कीमियागर के अनुरूप हैं। जियोयान के शरीर में कोई समस्या नहीं है, न केवल उसे कोई समस्या नहीं है बल्कि वह बहुत स्वस्थ भी है। लेकिन यान एर के साथ वास्तव में उसके दायरे में एक समस्या है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, बात बस इतनी है कि क्या तुम इस पर एक बार फिर से विचार कर सकते हो? जियो झान ने कुछ उम्मीद के साथ पूछा। ये दृश्य देखकर जियाओ मिंग ने आह भरी। वास्तव में वह अभी अभी अपनी आत्मा की शक्ति से जियोयान के शरीर की जांच कर रहा था और उसने ऐसा अपनी पूरी ताकत से किया था। नतीजा यह निकला कि जियोयान के शरीर में कोई समस्या नहीं थी। ये पता चला कि याओ लाओ का डुवेनेरेट क्षेत्र नकली नहीं था और उन्होंने इसे काफी अच्छी तरह से छुपाया था और इस बात का कोई संकेत भी नहीं दिया था कि कुछ गलत था। अपनी आत्मिक शक्ति से जांच करने पर भी कोई परिणाम न मिलने पर भी जियो मिंग को यकीन हो गया कि बूढ़ा आदमी याओ चेन अब निश्चित रूप से जाग चुका है। यदि वह एक अचेतन आत्मा शरीर था तो उसके लिए अपने पूर्ण नश्वर क्षेत्र आत्मा शक्ति जांच की पूरी ताकत से बचने का कोई रास्ता नहीं था, भले ही याओ लाओ की भंडारण अंगूठी में उसकी आत्मा को छिपाने की क्षमता थी। इसके अलावा इन सभी वर्षों की साधना ने जियाओ मिंग को यह समझा दिया था कि आत्मा शरीर को डू क्यूई की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, नहीं वह इसे अवशोषित कर सकता था। यह विचार कि एक आत्मा शरीर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए डू क्यूई को अवशोषित करने पर निर्भर हो सकता है, पूरी तरह से बकवास था।
इस याओ लाओ ने निश्चित रूप से जियोयान की डूक्यूई को जानबूझकर दूर कर दिया था। जियो मिंग का अनुमान गलत नहीं था, और इस समय जियोयान की स्टोरेज रिंग में एक कुछ हद तक भ्रामक दिखने वाले दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की आकृति ने सदमे में बड़बड़ाया। क्या अद्भुत आत्मिक शक्ति है इस उम्र में इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करना। यह जियाओ मिंग वास्तव में एक स्वर्गीय प्रतिभा है। अगर यह बोन फ्लेम रिंग के लिए नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से आज उसकी जांच से बच नहीं पाता। रिंग के बाहर याओ लाओ के विचारों के बारे में कोई नहीं जानता था। जियो मिंग ने जियो झान की विनती भरी आंखों को देखा और फिर से कोशिश की। इस बार जियो मिंग ने जानबूझकर चाल को थोड़ा मजबूत बना दिया। जियोयान को केवल अपने शरीर को ढकने वाली किसी चीज की एक विशाल लहर महसूस हुई। लगभग उसका पूरा शरीर उसके सामने जियो मिंग की आंखों के सामने पूरी तरह से खुला हुआ लग रहा था। नग्न होने का यह एहसास सुखद नहीं था, लेकिन जियोयान ने फिर भी खुद को अपनी शर्मिंदगी को नियंत्रित करने के लिए मजबूर किया और जियो मिंग को उम्मीद भरी निगाहों से देखा। थोड़ी देर बाद जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोली और असहाय आवाज में कहा, नहीं, परिणाम पहले जैसा ही है। जियोयान बीमार नहीं है। शायद मैं इसे पहचानने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियोयान ने ये शब्द सुने, उसके शरीर पर गहरा आघात लगा और उसका मन थोड़ा भ्रमित हो गया। जियाओ मिंग पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। वह पर्याप्त रूप से मजबूत कैसे नहीं हो सकता था? छठे स्तर का कीमियागर किस तरह का अस्तित्व था? वह एक ऐसा अस्तित्व था जो जियामा साम्राज्य में अनगिनत लोगों के ऊपर था। क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में इसका कोई इलाज नहीं है? जियाओ झान और उसका बेटा, जो बहुत बुरे मूड में थे, वहां से चले गए। हालांकि उनके जाने के कुछ ही देर बाद जियान, जो एक तरफ खड़ा था, नाजुक आवाज में बोला, जियोमिंग, तुम्हें निश्चित रूप से उस क्या नाम वाले की समस्या के बारे में अभी पता चला है ना? ओह, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कुर्सी पर बैठते हुए जियाओ मिंग ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि आपने कुछ देर पहले उस व्यक्ति की जांच करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिससे पता चलता है कि आप उसकी बीमारी को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन फिर आपने कहा कि आपको कोई समस्या नहीं मिली और आपने उसे आसानी से जाने दिया, जो आपके चरित्र के अनुरूप नहीं है। जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ मिंग के साथ इतने साल बिताने के कारण जियाओ मिंग उसके चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, और इसी तरह जियान भी जियाओ मिंग के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जियान की धारणा में जब तक यह एक ऐसी समस्या थी जिसे जियाओ मिंग गंभीरता से लेता था, तब तक वह लंबे समय तक इसका बहुत सावधानी से अध्ययन करेगा। जियोयान को अपने पास रखने और कई बार उसकी जांच करने के बजाय उसे जाने देना सरासर अनुचित था। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि जियाओ मिंग को उस व्यक्ति की बीमारी का कारण पहले से ही पता था। वास्तव में, लेकिन मैंने जो कुछ क्षण पहले कहा वह सच है। उसके शरीर में कोई समस्या नहीं है। उसके डूक्यूई क्षेत्र में जो कमी आई है वह कुछ और है। उसे अपनी प्रतिभा वापस पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें हस्तक्षेप करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। जियो मिंग ने जियान के छोटे से सिर को थपथपाया और समझाया। जियान ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई हो। फिर उसने चिंता करना बंद कर दिया। चाहे जियाओ यान ठीक हो जाए या नहीं, इससे उसका कोई लेना देन। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 97। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, गुरु और शिष्य। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C97। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, गुरु और शिष्य। अध्याय 97। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, गुरु और शिष्य। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, जिसकी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, ने इस प्राचीन संप्रदाय को जियामा साम्राज्य के शीर्ष पर खड़ा किया। यदि संप्रदाय के नियम यह नहीं होते कि सम्राट से सत्ता नहीं छीनी जाए, तो ये भय है कि पिछले कई राजवंशीय परिवर्तनों में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने संपूर्ण साम्राज्य पर कब्जा कर लिया होता। यद्यपि इसका संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं था, फिर भी साम्राज्य में संप्रदाय की स्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं है। संप्रदाय की स्थापना मिस्टी क्लाउड पर्वत पर की गई थी, जो शाही राजधानी से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। अगर संप्रदाय ने इसे चुना तो ये स्वाभाविक रूप से था, क्योंकि यह एक फेंग शुई खजाना था। यह कोई अकेली चोटी नहीं है, बल्कि कई पहाड़ों से घिरी हुई है। यह उन सभी में सबसे ऊंची है, और जब आसपास के पहाड़ आसमान की ओर झुकते हैं, तो यह अचानक एक तलवार की तरह दिखाई देती है, जो सीधे नीले आकाश की ओर इशारा करती है। मानो आकाश को चुनौती देते हुए ये खुला शिखर द्वीपों की तरह लटके हुए सफेद बादलों के समूहों से घिरा हुआ है। खड़ी, बादलों से ढकी पहाड़ी की चोटी पर धुंध के बीच से एक पतली सी आकृति उभरी। महिला ने बैंगनी और नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है,
जो सोने की जड़ाऊ वस्तुओं से सुसज्जित है, और उसके लंबे नीले सफ़ेद बाल फीनिक्स के लंबे गीत की तरह आंशिक रूप से पीछे खींचे हुए हैं, जिससे उसकी स्पष्ट कुलीनता का हल्का सा पता चलता है। उसका सुंदर और मार्मिक चेहरा बहुत शांत है, जैसे पहाड़ों में एक स्पष्ट झरना बह रहा हो, जिससे लोगों को उसके कुलीन आचरण पर विस्मय का अनुभव होता है। टप 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 टप। जैसे ही महिला अपने सामने बादलों को विचारमग्न होकर देख रही थी, उसके पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। महिला ने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को आते हुए देखा। वह एक ठंडी दिखने वाली युवती थी जिसका सुंदर और नाजुक चेहरा किसी स्वर्गीय परी जैसा लग रहा था। उसने एक काले रंग की पोशाक पहनी थी जिसमें उसके सुडौल शरीर पर सुनहरी धारियां बनी हुई थीं। युवती के चेहरे को देखते हुए, जिस पर उदासी की झलक दिख रही थी, महिला ने कुछ उलझन में पूछा, यानरान, क्या तुम कल घर नहीं गई? तुम खुश क्यों नहीं दिख रही हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? अपने मालिक का प्रश्न सुनकर नलन यानरान को याद आया कि उसके पिता और दादा ने घर लौटने पर उससे क्या कहा था, और वह अंदर से दुखी हुई। मास्टर, आप तो जानते ही थे कि मेरा विवाह अनुबंध है न? ठीक है, मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुना। क्या यह इस मामले से संबंधित हो सकता है? यून यून ने अपनी प्रशिक्षु की बातों को भौहें सिकोड़ते हुए सुना और कुछ संदेह के साथ पूछा। वह जानती थी कि उसके इस शिष्य का विवाह अनुबंध हुआ था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि यह शिष्य हमेशा से इस विवाह अनुबंध के प्रति बहुत प्रतिरोधी रहा था तथा शायद ही कभी इसका उल्लेख करता था। जिस व्यक्ति से मेरी सगाई हुई है, वह वुतान शहर के ज़ियाओ परिवार से है। वुतान शहर का ज़ियाओ परिवार। जैसे ही नालन यानरान ने ये शब्द कहे, यून यून को लगा कि उसने इस परिवार के बारे में सुना है, और जल्द ही उसके दिमाग में एक रोशनी आ गई और उसने उस जानकारी के बारे में सोचा जो कुछ समय पहले उसके सामने प्रस्तुत की गई थी। उसके मुंह से निकला, वुतान शहर का ज़ियाओ परिवार, वह परिवार जहां से ज़ियाओ मिंग आया था। ये सही है, यह ज़ियाओ परिवार है जहां से ज़ियामा साम्राज्य के हजारों वर्षों में दुर्लभ रूप से पाई जाने वाली राक्षसी प्रतिभा के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति ज़ियाओ मिंग आया था। कुछ समय पहले खबर आई थी कि ज़ियाओ मिंग जियानान अकादमी से वापस आ गया है, और मेरे दादाजी ने मुझे वहां जाने के लिए समय खोजने के लिए कहा। वहां जाने के लिए? अपने रिश्तेदारों को पहचानने के लिए? नलन यानरान के चेहरे पर कुछ झुंझलाहट थी। जब यून यून ने ये शब्द सुने, तो वह अपने दिल में जानती थी कि यह रिश्तेदारी की मान्यता एक झूठ थी। दो परिवारों को एक साथ लाना ही असली बात थी, है ना? मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से मिली जानकारी के अनुसार उसे पहले ही पता चल चुका था कि ज़ियाओ कबीले का ज़ियाओ मिंग एक शक्तिशाली डू राजा था और वह छठे स्तर का कीमियागर भी था। एक डूकिंग पावर हाउस और एक किशोर छठी श्रेणी का कीमियागर वास्तव में एक ऐसा अस्तित्व था जिसे प्रणय निवेदन की आवश्यकता थी। वास्तव में ज़ियाओ मिंग के लिए यूयू ने बहुत समय पहले उसके महान नाम के बारे में सुना था। केवल उस समय ज़ियाओ मिंग की प्रतिभा इतनी अतिरंजित थी कि उसे लगा कि यह एक झूठी अफवाह है। जब ज़ियाओ मिंग बाद में जियानान अकादमी में गया, तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई झूठी अफवाह नहीं थी और उसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में लाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वास्तव में यह इस तथ्य से भी संबंधित था कि ज़ियाओ मिंग की प्रतिभा बहुत कम समय के लिए उजागर हुई थी। अपनी प्रतिभा के उजागर होने के बाद ज़ियाओ मिंग लंबे समय तक ज़ियाओ परिवार में नहीं रहा था। इसके अलावा जियामा साम्राज्य में अधिकांश ताकतें रक्त से जुड़े परिवार थे, इसलिए जियामा साम्राज्य छोड़ने से पहले ज़ियाओ मिंग का अन्य प्रमुख ताकतों के साथ कोई संपर्क नहीं था। यून यून ने जो सोचा उसे एक तरफ रख दें। नलन यानरान, जो उसके सामने था, आंतरिक रूप से संघर्ष करते हुए दृढ़ स्वर में बोला, मास्टर, मैं विवाह व्यवस्था को रद्द करना चाहता हूँ। क्या तुमने पहले ही अपना मन बना लिया है? जियामा साम्राज्य की कोई भी सेना अब वुतान शहर के ज़ियाओ परिवार के बुरे पक्ष में नहीं जाना चाहती। इसका कारण यह है कि ज़ियाओ मिंग एक छठी श्रेणी का कीमियागर है, यानी 14 वर्षीय छठी श्रेणी का। तुम्हारा परिवार निश्चित रूप से तुम्हारे विवाह व्यवस्था को रद्द करने से सहमत नहीं होगा। नालन यानरान ने अपने होठों को कसकर बंद किया और जिद्दी चेहरे के साथ कहा, जब से मैंने इस व्यवस्था के बारे में सुना है, तब से मैं इस शादी की व्यवस्था को रद्द करने के बारे में सोच रही हूँ। भले ही वह ज़ियाओ मिंग था, मुझे इस सगाई से अलग होना होगा। मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैं नहीं जानती। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का इस्तेमाल मेरे परिवार की स्थिति के लिए सौदेबाजी के तौर पर किया जाए। यून यून ने आह भरी और नलन यानरान के सिर को थपथपाने के लिए आगे बढ़ी। अपने प्रिय शिष्य को देखते हुए उसने धीरे से कहा, उस मामले में तो चलिए विवाह समझौते को रद्द कर देते हैं। आप मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता हैं। जब तक आप नहीं चाहते, जियामा साम्राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको मजबूर कर सके।
हालांकि जियाओ मिंग भी एक लक्ष्य था जिसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय आकर्षित करना चाहता था। हालांकि युन युन को अभी भी जियाओ मिंग को आकर्षित करने की तुलना में अपने शिष्य की भावनाओं की अधिक परवाह थी। इसके अलावा जियाओ मिंग के स्तर की प्रतिभा को आकर्षित करना आसान नहीं था और उसके प्रशिक्षु की शादी की व्यवस्था में दूसरा पक्ष वह नहीं था, इसलिए वह आसानी से शादी को रद्द कर देगी। जब तक पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है तब तक सब ठीक रहेगा। ये सिर्फ इतना था कि जियो परिवार के पास अब छठे स्तर का कीमियागर था। वे अब दूसरे दर्जे की शक्ति नहीं थे और दरवाजे पर दस्तक देते समय शिष्टाचार की कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ सोचने के बाद युन युन ने कहा, कल मैं व्यक्तिगत रूप से शादी को रद्द करने के लिए जियो परिवार के पास आपके साथ जाऊंगी। जियामा पवित्र शहर, शाही शहर के अंदर पीछे के पहाड़ में एक एकांत बांस के जंगल में। बांस के जंगल के बीच में बजरी वाली सड़क पर असामान्य रूप से तेज गति से दौड़ रहा था। बजरी वाला रास्ता सीधे पहाड़ की चोटी तक ले जाता था और वह व्यक्ति तब तक नहीं रुका जब तक वह रास्ते के अंत तक नहीं पहुंच गया। उसके सामने एक विशाल झील दिखाई दी जिसके बीच में एक छोटा सा मंडप था जिसमें लिनन के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी चाय पी रहा था। स्पष्टतः उस आकृति के आगमन को भांपते हुए लिनन के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का दाहिना हाथ, जो खोखलों से खेल रहा था, धीमी आवाज में बोलने से पहले थोड़ा रुका। शैडो गार्ड, यह क्या है? आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन बाहर खड़े व्यक्ति के कानों तक ठीक से पहुंची। यह अचानक आए आवाज सुनकर छाया घबराई नहीं, बल्कि जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, जैसे कि वह इसका आदी हो। अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए और सम्मानपूर्वक कहा, वूटान शहर से खबर आई है कि जियो कबीले का जियो मिंग पहले से ही छठे स्तर का कीमियागर है और इस बार उसके साथ एक शक्तिशाली डूकिन भी है जो उसके साथ कबीले में लौट आया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। झील के मंडप के मध्य में लिनन से बने वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति, जो अपने चाय के सेट से छेड़छाड़ कर रहा था, के हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। छठी श्रेणी का कीमियागर, जानकारी में कुछ भी गलत नहीं है न? जिस रात जियो मिंग जियो परिवार में वापस आया, जियो परिवार ने उसके लिए एक भोज का आयोजन किया और जियो कबीले के मुखिया ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जियो मिंग एक छठे स्तर का कीमियागर था और जियो मिंग उस समय मौजूद था और उसने इससे इनकार नहीं किया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 98, संघ के इरादे, शांत समुद्र स्केली जानवर। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C98, संघ के इरादे, शांत समुद्र स्केली जानवर। अध्याय 98, संघ के इरादे, शांत समुद्र स्केली जानवर। तो वह वास्तव में एक छठी श्रेणी का कीमियागर है। ओह, ये प्रतिभा वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभा के रूप में प्रशंसा के योग्य है जो शायद ही 1000 वर्षों में पाई जाती है। इस जानकारी को पचाते हुए एक लंबी चुप्पी छा गई, जिसके बाद मंडप में लिनन वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ने आह भरी। एक छठे स्तर का कीमियागर। अतीत में पूरे जियामा साम्राज्य में केवल एक छठे स्तर का कीमियागर था और बू ही मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का एक संबद्ध बुजुर्ग है। उसने वर्षों से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए कई मजबूत लोगों का निर्माण किया है। ओह, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जबकि जियामा साम्राज्य की स्थापना केवल कुछ 100 वर्ष पहले हुई थी और उनकी विरासत मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की तुलना में बहुत कमतर है। यदि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का शाही परिवार के मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्राचीन नियम न होता, तो डर है कि जियामा के साम्राज्य को बहुत पहले ही मिस्टी क्लाउड साम्राज्य कहा जाता। यद्यपि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का शाही परिवार के साथ हस्तक्षेप न करने का एक प्राचीन नियम है, लेकिन इससे शाही परिवार को सुरक्षा नहीं मिलती है, जो स्वभाव से अविश्वासी है। शाही परिवार उन सभी लोगों को मौत के घाट उतारना चाहता था जिनमें विद्रोह करने की क्षमता थी। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय इतना शक्तिशाली था कि वे सफल नहीं हो सके। यद्यपि वे बाघ की मूंछों को सहलाने की हिम्मत नहीं कर पाए, फिर भी जियामा शाही परिवार ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से खुद को बचाने के लिए मिस्टी क्लाउड पर्वत की तलहटी में 100,000 सैनिकों को तैनात किया, जहां वे हर दिन प्रशिक्षण लेते थे। ये स्पष्ट था कि वे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से किस हद तक भयभीत थे। अब जबकि जियामा साम्राज्य के पास एक अतिरिक्त छठे स्तर का कीमियागर या एक उज्ज्वल भविष्य वाला युवा कीमियागर था, तो जियामा शाही परिवार स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं दे सकता था। इससे पहले कि मंडप में बैठा बुजुर्ग कुछ बोल पाता, आधे घुटनों के बल बैठा व्यक्ति फिर बोला, हमारे पास एक और खबर है। क्या खबर है?
बोलो। लायन हार्ट कमांडर की पोती का जियाओ परिवार के तीसरे युवा मास्टर के साथ विवाह समझौता है। क्या वह नलान यानरान है जिसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता युन युन ने शिष्य बना लिया था? बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा। हाँ, छाया रक्षक ने सम्मानपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। जियो यान और नालान यानरान के बीच विवाह व्यवस्था केवल जियो लिन और नालान जी द्वारा किया गया एक मौखिक समझौता था, इसलिए पहले जियो और नालान परिवारों में बहुत से लोग नहीं थे जो इस मौखिक समझौते के बारे में जानते थे। हालांकि जब नालन यानरान नाबालिग थी, तो जियो यान की असाधारण प्रतिभा के कारण उसे अक्सर जियो यान के योग्य बनने के लिए खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और इस विवाह व्यवस्था में नालन परिवार को हारने नहीं दिया जाता था, जिससे नालन परिवार के कई लोगों को इस मामले के बारे में पता चल गया। केवल जब जियाओ मिंग पढ़ाई के लिए दूर गया था, जियाओ यान का क्षेत्र अचानक गिर गया और उसके बाद जियाओ मिंग की हाल ही में वापसी तक किसी ने धीरे धीरे इस मामले का उल्लेख नहीं किया और उसके बाद ही नालन परिवार ने फिर से इसका उल्लेख किया। मिस्टी क्लाउड सेक्ट पहले से ही छठे स्तर के कीमियागर गुहे के साथ शामिल था और अब वे जियो कबीले के साथ शामिल होना चाहते थे। वे इसकी अनुमति कैसे दे सकते थे? क्या यह महज एक विवाह गठबंधन नहीं है? जियामा शाही परिवार में महिलाओं के अलावा किसी भी चीज की कमी हो सकती है। यदि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और जियो परिवार के तीसरे युवा गुरु विवाह में एकजुट होते हैं, तो वे सीधे जियो मिंग के साथ एकजुट होंगे। ये बात ध्यान में रखते हुए लिनन वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा, सबसे बड़ी राजकुमारी याओ ये से कहो कि वह जल्दी से मुझसे मिलने आए। हाँ, आदेश प्राप्त करते ही शैडो गार्ड ने जवाब दिया और जल्दी से वहां से चला गया। छाया रक्षक के चले जाने के बाद विशाल झील की शांत सतह अचानक उबलने लगी और असंख्य पानी के बुलबुले उभरने लगे। जैसे ही झील की सतह उबलने लगी, झील के तल से धीरे धीरे एक राजसी आभा उठने लगी। धमाका! जैसे ही झील उबलने लगी, अचानक झील से पानी का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा। गर्जन! जैसे ही पानी का स्तंभ आकाश की ओर बढ़ा, झील से अचानक एक भयंकर और अजीब जानवर की दहाड़ निकली और जानवर के विशाल आकार ने तुरंत झील के आधे हिस्से को घेर लिया। झील के ऊपर दिखाई देने वाला जानवर सैकड़ों मीटर लंबा था। उसका घुमावदार विशाल शरीर गहरे नीले रंग के तराजू से ढका हुआ था जो सूरज की रोशनी में एक घनी ठंडी चमक को दर्शाता था। उस विशाल सिर पर एक नीला पेंचदार सींग था। उसकी लालटेन जैसी बड़ी आंखें देखने में काफी डरावनी थीं। जैसे ही यह जानवर प्रकट हुआ, आसपास के आकाश और धरती की हवा बहुत अधिक नम हो गई। लिनेन लबादा पहने बूढ़े व्यक्ति को इस परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी जिया, क्या तुम उस छठी श्रेणी के कीमियागर को आकर्षित करने जा रही हो? जैसे ही विशालकाय जानवर दिखाई दिया, झील के ऊपर एक गरजती हुई आवाज गूंज उठी। क्या तुमने अभी सब कुछ सुना? ये सही है, मैं उस छठे स्तर के कीमियागर को आकर्षित करना चाहती हूँ। ये सबसे अच्छा होगा यदि याओ ये उससे शादी कर ले। हे, एक आशाजनक भविष्य वाला छठे स्तर का कीमियागर निश्चित रूप से शाही परिवार को बहुत अधिक शक्तिशाली लोगों को रखने की अनुमति देगा। जिया जिंगतियान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि उसने पहले ही भविष्य के शाही परिवार को देख लिया हो, जहां बड़ी संख्या में प्रतिभाएं उभरकर सामने आ रही हों। तुम इंसानों को ये टेढ़े मेढ़े विचार बहुत पसंद हैं। आकर्षित हो या न हो, मुझे परवाह नहीं। इन सालों में मेरी चोटें फिर से उभर आई हैं। अगर मुझे जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला, तो मुझे डर है कि कुछ सालों में मुझे उन्हें सोकर दबाना पड़ेगा। कुछ सोचो। जादुई जानवर की भारी आवाज से झील की सतह हल्की सी कांपने लगी। झील की सतह पर एक नरम लहर सी उठ गई। तुम्हारी चोटें फिर से उभर आए हैं। जिया जिंगतियान ने उसके शब्दों पर भौहें सिकुड़ी। यह अच्छी खबर नहीं थी। उसके सामने जो जादुई जानवर था, वह उसके समान ही छठे दर्जे का था, जिसे शांत समुद्री शल्कदार जानवर कहा जाता था, और वह जियामा साम्राज्य का सुरक्षात्मक जानवर था। अपने प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने साम्राज्य का आकार बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी थी और उन चोटों का शिकार हुए थे, जिनके बारे में उन्हें स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से पता था। राजपरिवार ने वर्षों से उसकी बीमारियों के इलाज के लिए गुप्त रूप से कई उच्च स्तरीय कीमियागरों को काम पर रखा था, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली। उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला और अपनी चोटों को बलपूर्वक दबाने के लिए उन्हें केवल अपनी मजबूत साधना पर ही भरोसा करना पड़ा। यदि वे छठी श्रेणी के शांत समुद्री शल्कीय जानवर को पुनः पराजित होने देंगे, तो शाही परिवार निस्संदेह एक अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध बल खो देगा। जियामा साम्राज्य भी संकट में होगा। इसके अलावा जब उसने समय की गिनती की तो पाया कि उसके जीवन के अंत में अब ज्यादा साल नहीं बचे हैं। वह पूर्वज तक पहुंचने के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए जियामा शाही परिवार शांत समुद्री स्केली जानवर से और भी अधिक अविभाज्य होगा।
एक आह के साथ जिया जिंगतियान ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, इस बार अपनी चोटों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही इस बार विवाह गठबंधन असफल हो, मैं याओ यी से जियाओ मिंग को आपसे मिलने के लिए जिया माँ पवित्र शहर में आने के लिए आमंत्रित करूंगा और संयोग से मैं उससे जोन ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने में मेरी मदद करने के लिए कहूंगा। जियाओ मिंग अभी अभी जियानान अकादमी से लौटा था और उसका अन्य शक्तियों से कोई संबंध नहीं था, इसलिए यदि उसे एक गोली को परिष्कृत करने के लिए कहा गया तो उसे मना नहीं करना चाहिए। जियामा शाही परिवार कई वर्षों से जियामा साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था और काफी समय से काफी धनी था, इसलिए गोली और छठे स्तर के कीमियागर की फीस के लिए औषधीय जड़ी बूटियों के कुछ जोड़े इकट्ठा करने में कोई समस्या नहीं होगी। शांत समुद्री शल्कधारी जानवर ने ये शब्द सुने और उसका विशाल सिर संतुष्टि में हल्का सा हिलाया। बूढ़ी जिया, चूंकि तुम्हारे पास एक योजना है तो मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। ये कहकर वह अपना सिर घुमाकर झील की तलहटी की ओर चला गया। उसके विशाल शरीर के झील में डूबने से अनेक लहरें उठीं। एक क्षण बाद झील की सतह पुनः शांत हो गई, मानो कुछ क्षण पहले शांत समुद्री शल्कधारी जानवर का विशालकाय शरीर महज एक भ्रम था। दूसरी ओर जिया जिंगतियान ने अपना सिर हिलाया, अपने लिए एक और कप चाय डाली और धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। कुछ ही देर में उसने पदचाप सुनी और एक शानदार ब्रोकेड के वस्त्र पहने राक्षसी आकर्षण वाली एक युवती बांस के जंगल के बजरी वाले रास्ते पर आती दिखाई दी। वह सुंदर महिला छाया रक्षक की तरह बजरी वाली सड़क के अंत में नहीं रुकी, बल्कि सीधे झील के बीचों बीच बने मंडप में जिया जिंगतियान की ओर चली गई। जब वह झील के मंडप में दाखिल हुई तो महिला बोली, परदादा ने ये रसे पूछा, क्या कोई ऑर्डर है? मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 99। सूचना पत्र, पिता और पुत्र की रात्रि वार्ता। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C99। अधिसूचना पत्र, पिता और पुत्र की रात्रि वार्ता। अध्याय 99। सूचना पत्र, पिता और पुत्र की रात्रि वार्ता। जिया जिंगतियान ने अपनी परपोती की ओर देखा और पहले उसे अपने सामने बैठने को कहा, फिर धीरे से कहा, हाँ, आपने वुतान शहर में जियो परिवार की खबर सुनी होगी। याओ ये ने शांति से उत्तर दिया, परम दादा, क्या आप जियो परिवार के जियो मिंग मामले का उल्लेख कर रहे हैं? कुछ समय पहले शैडो गार्ड ने मुझे जानकारी दी थी और मैं इसे पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो फिर आप जियाओ मिंग के बारे में क्या सोचते हैं? जिया जिंगतियान ने पूछा। याओ ये ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, वह एक राक्षस है और वह बड़ा हो गया है। शाही परिवार की स्थिरता के लिए हमें उसे आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए। अगर हम सफल होते हैं तो छठे स्तर का कीमियागर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पिल किंग बूहे द्वारा लाए गए प्रभाव का मुकाबला कर सकता है। जियामा शाही परिवार की सबसे बड़ी राजकुमारी होने के नाते और चूंकि जिया जिंगतियान ने हमेशा उसे जियामा साम्राज्य के शासक के रूप में विकसित करने का इरादा किया था, इसलिए पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह थी जियामा शाही परिवार के हित। इस पर जिया जिंगतियान ने संतोष में सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, हमें उसे आकर्षित करना है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि आप स्वयं वुतान शहर की यात्रा करें। जिया जिंगतियान के फैसले के बारे में याओ ये थोड़ा हैरान था। हालांकि उसने सोचा कि जियाओ मिंग वह व्यक्ति था जिसे उन्हें वास्तव में आकर्षित करना था। एक छठे स्तर का कीमियागर पहले से ही अपने दम पर एक बड़ी ताकत बना सकता था। इस क्षमता के साथ वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे केवल देखने मात्र से ही कोई आकर्षित हो जाए। मिस्टी क्लाउड सेक्ट द्वारा पिल किंग बूहे को भर्ती करने का कारण ये था कि उस समय बूहे छठे स्तर के कीमियागर नहीं थे और मिस्टी क्लाउड सेक्ट की विरासत की मदद से बूहे अधिक आसानी से छठे स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम थे। इसके अलावा बूहे को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता यून यून पसंद था और यह एक और महत्वपूर्ण कारण था कि वे बूहे को बांधने में सक्षम थे। जियाओ मिंग बूहे जैसा नहीं था और शाही परिवार में ऐसा कोई नहीं था जिसे वह पसंद करता हो। अब यदि वह वहां जाती भी तो उसे डर था कि इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। उसने सोचा कि किसी को उदार उपहार भेजना और अच्छे संबंध बनाना ही पर्याप्त होगा। उन्हें दरवाजे पर पहुंचने से पहले दूसरे पक्ष की प्राथमिकताओं का भी अध्ययन करना पड़ा, है न? मैं स्वाभाविक रूप से आपके विचारों को समझता हूँ। हालांकि आप ये एक को नहीं जानते होंगे, लेकिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता ने वुतान शहर के जियो परिवार के साथ विवाह की व्यवस्था की है। हालांकि विवाह व्यवस्था का विषय जियो मिंग नहीं है। हालांकि एक कबीले के सदस्य की पहचान के साथ जियो मिंग और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बीच संबंध बहुत करीब होंगे,
और जब समय आएगा तो 2/6 स्तर के किमियागरों के साथ मुझे डर है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का प्रभाव अब से कहीं अधिक होगा। लेकिन यह विवाह संबंध ऐसा नहीं है जिसे हम अपने आप तोड़ सके, जब तक कि याओ ये ने मुख्य बिंदु के बारे में सोचा और अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। वह मूर्ख व्यक्ति नहीं है और अब वह स्वाभाविक रूप से जिया जिंगतियान का अर्थ समझती है। एक लंबी सांस के बाद याओ ये ने कहा, मैं समझता हूँ, ये एर इस मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। मैं सिर्फ सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। आखिरकार जियो मिंग एक चमत्कारिक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह ये एर को नोटिस करेगा या नहीं, यह एक और कहानी है। ठीक है, इस मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, भले ही यह काम न करे, फिर भी तुम्हें एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा। मैं समझता हूँ। ठीक है, इस यात्रा में आपको एक और काम करना है। सुरक्षात्मक दिव्य जानवर, शांत समुद्री स्केली जानवर की चोटें फिर से प्रकट हो गई हैं। उसे दिव्य जानवर को देखने के लिए जियामा पवित्र शहर में आने के लिए आमंत्रित करना याद रखें। मैं अपने लिए एक जोन ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने में उसकी मदद भी चाहता हूँ। भुगतान का मामला अच्छी तरह से बातचीत करके तय किया जाएगा। याओ ये ने जवाब में आसानी से सिर हिला दिया। पिछले मामले की तुलना में उसने सोचा कि जियो मिंग को एक गोली को परिष्कृत करने और चिकित्सा जांच करने के लिए आमंत्रित करना अभी भी बहुत आसान था। ठीक है, तैयार हो जाओ और आगे बढ़ो। ... 2 दिन बाद जियो परिवार गेट के दोनों ओर पहरेदारों की 2 कतारें गर्व से खड़ी थीं। सभी रास्तों की रखवाली कर रही थी और सभी दिशाओं से सुन रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी भीड़ से निकलकर उनकी ओर आया। ये देखकर पहरेदारों की 2 पंक्तियों में से एक उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। उसे रोका और कहा, रुको, ये जियो परिवार का निवास है, आगंतुक को क्या चाहिए? मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का एक उपयाचक हूँ और मैं एक अधिसूचना पत्र प्रस्तुत करने आया हूँ। बूढ़े आदमी ने अपनी छाती से एक सफेद पत्र निकालकर गार्ड को देते हुए कहा, जियामा साम्राज्य में नियमों के अनुसार जब आधिकारिक रूप से किसी अन्य शक्ति का दौरा किया जाता है तो उसे दूसरे पक्ष को सूचित करने के लिए अपना अधिसूचना पत्र प्रस्तुत करना होता है कि वे कब आ रहे हैं। इससे उस शर्मनाक स्थिति से भी बचा जा सकेगा जब दूसरे पक्ष का मुख्य व्यक्ति दरवाजे पर पहुंचने पर घर पर नहीं होगा, और साथ ही दूसरे पक्ष को तैयारी के लिए समय देना अधिक विनम्र व्यवहार होगा। अधिसूचना पत्र प्रस्तुत न करना दरवाजे पर आए अवांछित अतिथि के समान माना जा सकता है। धुंधले बादल संप्रदाय से एक अधिसूचना पत्र। गार्ड को उसकी बातों पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जियामा साम्राज्य में एक प्रमुख शक्ति थी। ऐसा क्या था कि वे उसके जियो कबीले का दौरा करना चाहते थे? क्या ये सुप्रीम एल्डर जियो मिंग की वजह से था? यद्यपि वह अपने दिल में बहुत हैरान था, लेकिन गार्ड ने कोई और सवाल नहीं पूछा, बल्कि पत्र लिया और कवर को देखा और पाया कि यह वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से एक अधिसूचना पत्र था, जिस पर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का प्रतीक था। गार्ड ने शीघ्रता और विनम्रता से कहा, मैं कबीले के मुखिया को निमंत्रण भेज दूंगा। खैर, चूंकि पत्र पहुंचा दिया गया है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखना। ... चांद चांदी की डिस्क की तरह चमक रहा था और आकाश तारों से भरा हुआ था। पहाड़ की चट्टान की चोटी पर जियो यान घास पर लेट गया। अपने मुंह में हरी घास का एक पत्ता पकड़कर उसे हल्के से चबा रहा था, जिससे हल्की कड़वाहट उसके मुंह में फैल गई। उसने अपनी हथेली, जो कुछ सफेद थी, उठाए और उसे अपनी आंखों के सामने रखा तथा अपनी उंगलियों के बीच से आकाश में विशाल चांदी के चंद्रमा को देखा। आह! कुछ दिन पहले जियाओ मिंग द्वारा दिए गए चेकअप के परिणामों को याद करते हुए जियो यान ने हल्के से आह भरी और धीरे से अपनी हथेली हटा ली। अपने हाथों को अपने सिर पर टिका लिया। उसकी आंखें थोड़ी मंत्रमुग्ध थीं। क्या सचमुच मुझे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? जियाओ मिंग के उपचार के असफल प्रयास के बाद कबीले के सदस्यों के बीच बढ़ती हुई बुरी बातों के बारे में सोच रहा हूँ। जियो यान ने अपने मुंह में मौजूद घास की जड़ को थूक दिया और अचानक एक भयंकर चेहरे के साथ खड़ा हो गया और रात के आकाश की ओर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ते हुए कहा, तुम कमीने, अपने दादा को यहाँ बर्बाद करने के लिए लाए हो। भाड़ में जाओ। 1-2 बार दहाड़ने के बाद ही जियो यान की भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं और उसका चेहरा अपनी सामान्य उदासी में लौट आया। बात यहाँ तक आ पहुंची थी कि चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह दुखी हुई सर्पिल को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसे विकसित करने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। जियो यान ने अपना सिर कड़वाहट से हिलाया। उसका दिल वास्तव में कुछ दुखी था। आखिरकार वह कुछ भी नहीं जानता था कि उसके शरीर के साथ वास्तव में क्या हुआ था। वह हर दिन स्वयं की जांच करता था, लेकिन उसे इसमें जरा सी भी समस्या नजर नहीं आती थी। ये स्पष्ट था कि उम्र बढ़ने के साथ उसकी आत्मा और अधिक मजबूत होती जा रही थी,
और जिस दर से उसने डू क्यू को अवशोषित किया वह कुछ साल पहले की उसकी चरम अवस्था से भी कुछ अंक अधिक मजबूत थी। यहाँ तक कि जियाओ मिंग जैसे छठे दर्जे के कीमियागर ने भी कहा था कि उसके शरीर में कोई समस्या नहीं है। इससे ये साबित हो गया कि उनकी प्रतिभा कभी कमजोर नहीं हुई। हालांकि उसके शरीर में प्रवेश करने वाली सभी डू क्यूई बिना किसी अपवाद के गायब हो गई थी। ऐसी अजीब स्थिति थी जो जियो यान को उदास महसूस कराने में मदद नहीं कर सकी। जियो यान ने उदास आह भरते हुए अपनी हथेली उठाए और उसकी उंगली पर एक काली अंगूठी थी, जो किसी अज्ञात सामग्री से बनी एक प्राचीन अंगूठी थी जिस पर कुछ धुंधले पैटर्न चित्रित थे। यह एकमात्र उपहार था जो उसकी मां ने मरने से पहले उसे छोड़ा था। जब वह 4 साल का था तब से वह इसे 10 साल तक पहनता रहा था और अपनी मां की विरासत होने के कारण जियो यान को इससे लगाव हो गया था। पिछले कुछ वर्षों में मैं वास्तव में अपनी मां की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूँ। एक गहरी सांस छोड़ते हुए जियो यान ने अचानक अपना सिर पीछे घुमाया और अंधेरे जंगल की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया। पिताजी, क्या आप यहाँ हैं? यद्यपि उसकी डू क्यू केवल 3 सितारों में थी, तथापि अपने 2 जीवनकालों के कारण जियो यान की आत्मा की धारणा असाधारण रूप से तेज थी, और जब उसने पहले अपनी मां के बारे में बात की थी तो उसने जंगल में हलचल का संकेत महसूस किया था। हाँ, यान एर, तुम इस समय भी यहाँ क्यों हो? कुछ क्षणों के मौन के बाद जंगल से एक आदमी की चिंतित हंसी की आवाज आई। पेड़ की शाखाएं एक क्षण के लिए हिली और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर झांका। उसके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वह चांदनी रात में खड़ा अपना बेटा देख रहा था। मध्यम आयु वर्ग का ये व्यक्ति शानदार ग्रे सूट पहने हुए था और एक निश्चित शान के साथ चल रहा था। उसके चेहरे पर मोटी भौहें थी जो गर्व के कुछ चिन्ह जोड़ रही थी। पिताजी, क्या आप अभी तक आराम करने नहीं गए? जियो झान को देखते हुए जियो यान के चेहरे पर मुस्कान और भी मजबूत हो गई। यान एर, क्या तुम अभी भी जियाओ मिंग के निदान के बारे में सोच रही हो? ओह, इसमें सोचने वाली क्या बात है? जियो यान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ हद तक मजबूरी वाली थी। आह! जियो यान के अभी भी कुछ हद तक कोमल चेहरे को देखते हुए जियो झान ने आह भरी और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अचानक कहा, यान एर, तुम लगभग 15 साल की हो, है ना? हम, पिताजी, बस 1 साल से कुछ अधिक समय में ऐसा लगता है कि वयस्कता समारोह का समय आ जाएगा। जियो झान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हाँ पिताजी, अभी तो 1 साल से भी ज्यादा का समय है। अपनी हथेलियों को थोड़ा सा भींचते हुए जियो यान ने शांति से कहा। स्वाभाविक रूप से वह अच्छी तरह से जानता था कि जब तक वयस्कता का समारोह नहीं आ जाता तब तक वह, जिसके पास आवश्यक साधना नहीं है, डू की हुई तकनीकों की खोज में डू तकनीक हॉल में प्रवेश करने से अयोग्य हो जाएगा, और इस प्रकार उसे सामान्य पारिवारिक चीजों से निपटने के लिए विभिन्न पारिवारिक संपत्तियों को सौंपा जाएगा जो परिवार के कबीले के नियम थे, और भले ही उसका पिता कबीले का मुखिया हो, इसे बदलना असंभव था। माफ करना यान एर, अगर तुम्हारा डू क्यूई 1 साल के भीतर 7 सितारा तक नहीं पहुंचता है तो पिता को तुम्हें परिवार की किसी संपत्ति में दर्दनाक तरीके से नियुक्त करना होगा। आखिरकार इस परिवार में पिता का अंतिम निर्णय नहीं होता है। वे बुजुर्ग तुम्हारे पिता से किसी भी समय गलती करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब परिवार में एक अतिरिक्त सर्वोच्च बुजुर्ग है। शांत जियाओ यान को देखते हुए जियाओ झान ने आह भरी और क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा, पिताजी, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और 1 या 2 साल में मैं निश्चित रूप से 7 सितारा डू शिष्य तक पहुंच जाऊंगी। एक पल की चुप्पी के बाद जियो यान मुस्कुराया और सांत्वना देते हुए कहा, 1 साल में 4 सितारे? मुझे डर है कि केवल जियाओ मिंग ही ऐसा कर सकता है। हालांकि उसके मुंह से उसके पिता को तसल्ली मिली, लेकिन जियाओ यान अपने दिल में खुद पर फूट फूट कर हंसा। ये सच था कि जियो परिवार के पास 1 वर्ष में 4 सितारों का रिकॉर्ड था, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये रिकॉर्ड बनाया वह नहीं था, बल्कि जियो मिंग था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि उसका शरीर अब एक अजीब स्थिति में था। जियो झान, जो इसके बारे में बहुत स्पष्ट था, केवल जवाब में आहें भर सकता था। वह जानता था कि 1 वर्ष में डू क्यूई के 4 सितारों की खेती करना कितना मुश्किल था, अन्यथा इतने सालों तक जियामा साम्राज्य में केवल एक जियो मिंग नहीं होता। रात हो गई है, वापस जाकर आराम करो, कल कबीले में मूल्यवान मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें अपना शिष्टाचार नहीं खोना चाहिए। मूल्यवान अतिथि, वे कौन हैं? जियो यान ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें कल पता चल जाएगा। जियो यान को आंख मारते हुए जियो झान हंसा और जिज्ञासु जियो यान को पीछे छोड़ते हुए चला गया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 100। धुंधले बादल संप्रदाय दरवाजे पर आता है।
BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C100 मिस्टी क्लाउड संप्रदाय दरवाजे पर आता है। अध्याय 100 धुंधले बादल संप्रदाय दरवाजे पर आता है। अगले दिन ज़ियाओमिंग के आंगन में एक के बाद एक चीखें और विस्फोटों की आवाज़ें गूंज रही थी। हया धमाका, एक लंबी टांगों वाली जवान लड़की ज़ियाओमिंग के खिलाफ लड़ रही थी। सटीक रूप से कहें तो जवान लड़की अपनी पूरी ताकत से ज़ियाओमिंग पर हमला कर रही थी, जबकि ज़ियाओमिंग ने अपने शरीर की कुछ हरकतों से जवान लड़की के हमले को आसानी से चकमा दे दिया। लड़की के हमले को चकमा देते हुए ज़ियाओमिंग के मुंह से लगातार कुछ निकल रहा था। चचेरे भाई शियाओ यू, आपकी चाल थोड़ी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। नहीं, ये बहुत धीमी है, थोड़ा तेज। अपना हाथ 3 अंक ऊपर उठाओ। समय धीरे धीरे बीतता गया। ये देखकर कि जियो यू की सांसें उखड़ी हुई लग रही थी, जियो मिंग ने अपना हाथ उठाया और जियो यू के लंबे पैर को टखने से पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे फेंका, आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही उसने ये कहा, ज़ियाओ मिंग ने अपना हाथ खोल दिया, जिससे ज़ियाओ यू मजबूती से खड़ी हो गई। ज़ियाओ यू दृढ़ होकर खड़ी रही और अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसका चेहरा अभ्यास से थोड़ा लाल हो गया था। मुझे डू तकनीक सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चचेरे भाई। ये कुछ भी नहीं है, मुझे भी हर सुबह अपनी मांसपेशियों का व्यायाम करना पड़ता है। आपके साथ प्रशिक्षण लेना या अकेले प्रशिक्षण लेना, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। हौंफते हुए ज़ियाओ यू के विपरीत ज़ियाओ मिंग का चेहरा अपरिवर्तित रहा और उसने शांति से कहा, जैसे कि वह नहीं था जिस पर ज़ियाओ यू ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था। ज़ियाओ यू ज़ियाओ मिंग को उसकी डू तकनीक का अभ्यास करने के लिए ढूंढ रही थी। यह उस समय की बात है जब वे कबीले में लौट रहे थे, जब ज़ियाओ मिंग ने ज़ियाओ यू को ग्रिफिन जानवर पर अपनी तकनीक का अभ्यास करते देखा और लापरवाही से उसे कुछ सलाह दी। उसके बाद से ज़ियाओ यू ज़ियाओ मिंग के पास जाती और उससे अपनी साधना के बारे में जो भी बात उसे समझ में नहीं आती थी, पूछती। ज़ियाओ मिंग मास्टर गुनी जैसे बाहरी लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए अच्छे मूड में था, इसलिए वह अपने कबीले के सदस्यों के साथ कंजूस नहीं होगा। ज़ियाओ मिंग हमेशा मेहनती लोगों के प्रति बहुत आशावादी रहा था। प्रतिभा आवश्यक थी, लेकिन कड़ी मेहनत से कई चीज़ें हासिल की जा सकती थीं। अगर किसी की प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, तो इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो उसे बदल सकती हैं। अगर किसी की प्रतिभा खराब है और वह कड़ी मेहनत नहीं करता है, तो वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया जा सके। ज़ियाओ मिंग छोटे से आंगन में मेज के पास चला गया। मेज के बगल में ज़ियान एक कुर्सी पर बैठा था, ऊब में अपने पैरों को झुला रहा था। उसके हाथ में समय समय पर कुछ गोलियां उसके मुंह में ठूंस दी जाती थी। ज़ियाओ मिंग ने मेज से चाय का बर्तन उठाया, 3 कप चाय डाली और ज़ियाओ यू को बुलाकर आराम करने के लिए बैठ गया। चाय का एक घूंट लेने के बाद ज़ियाओ यू ने महसूस किया कि उसके शरीर में दुखी हुई कुछ बिंदु बढ़ गया है और उसका सुंदर चेहरा कुछ आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने कहा, ये किस तरह की चाय है? क्या ये वास्तव में दुखी हुई को बढ़ाने का प्रभाव डाल सकती है? रेन फ्लावर टी मुझे इस सहयोग से मिली। ये डू ग्रैंड मास्टर और उससे नीचे के साधना स्तर वाले लोगों की दुखी हुई को बढ़ा सकती है। यह अब मेरे किसी काम की नहीं है। अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। जियो मिंग ने अपनी आंखें बंद की और चाय का स्वाद चखा। ये रेन फ्लावर चाय कल उनके सिमुलेशन से निकाली गई थी और उनके पास 1 टन थी। इस बार उसे अपने लिए पर्याप्त चाय न मिलने का डर नहीं था और इसके अलावा वह इसे दूसरों के साथ भी बांट सकता था। ये बहुत अच्छा नहीं होगा, इसके बारे में भूल जाना ही बेहतर है। ज़ियाओ यू आखिरकार एक लड़की थी और उसकी त्वचा पतली थी, इसलिए ज़ियाओ मिंग के साथ पीना ठीक था, लेकिन इतनी महंगी चीज़ पीना थोड़ा अनुचित लग रहा था। ज़ियान को देखते हुए, जो उसके बगल में पानी की तरह चाय पी रही थी, ज़ियाओ मिंग खुश हो गया और धीरे से कहने से पहले उसने अपना हाथ उसके छोटे से सिर को सहलाने के लिए बढ़ाया। ठीक है, तो आपको जल्दी करना चाहिए और डू मास्टर की साधना करनी चाहिए, और जब समय आएगा तो मैं आपको पारिवारिक प्रतिभा होने के इनाम के रूप में कुछ रेन फ्लावर टी दूंगा। दस्तक दस्तक दस्तक। ज़ियाओ यू के जवाब का इंतजार किए बिना आंगन का दरवाज़ा बज उठा। ये देखकर जियो यू ने पहल की और दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से कुछ बातें करने के बाद ज़ियाओ यू ज़ियाओ मिंग के पास वापस बैठ गई। बैठने से पहले जियो यू ने कहा, कबीले के मुखिया ने आपको बैठक कक्ष में जाने के लिए कहा है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के आने की बात पर, है न? क्या मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लोग आ गए हैं? चाय का घूंट लेते हुए ज़ियाओ मिंग ने धीरे से कहा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का उपयाजक कल अधिसूचना देने के लिए दरवाजे पर आया था और स्वाभाविक रूप से वह इसे जियो परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग के रूप में जानता था, और यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में जियो झान व्यक्तिगत रूप से उसे बताने आया था।
उस समय उसके सामने जियोझान के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी कि वह झुर्रियों से भरी हुई थी। उसकी ओर देखते हुए उन्होंने अपना सिर हिलाया और यह कहने में असमर्थ रहे कि 99% मामलों में यह विवाह व्यवस्था का निरस्तीकरण होता है। जैसा कि कहा गया है, कबीले के मुखिया के रूप में जियोझान काफी चालाक हुआ करता था, तो फिर उसने इस बात पर ध्यान कैसे नहीं दिया। ज़ियाओयान अब 3 सितारा डू शिष्य में एक प्रसिद्ध बर्बादी था, और दूसरी पार्टी नालन यानरान अब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता, भविष्य के डू सम्राट पावरहाउस और साम्राज्य में भविष्य के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। वह कैसे सोच सकता था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय भावी संप्रदाय नेता से उसके बेटे का विवाह करवाकर खुश होगा। ये संभव है कि कोई भी खुश न हो। ये डूक्वी महाद्वीप था, एक ऐसी दुनिया जहां शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता है। भले ही ज़ियाओ कबीले ने अब उसे छठे दर्जे के किमियागर के रूप में स्वीकार कर लिया हो, लेकिन अन्य ताकतें जैसे कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय उसे सम्मान नहीं देंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि ज़ियाओयान वयस्कता समारोह में 7 सितारा डू शिष्य तक नहीं पहुंचता, तो वह केवल ज़ियाओ कबीले का एक साधारण सदस्य होगा, जिसका दर्जा कबीले में बहुत कम नहीं था, लेकिन बहुत अधिक भी नहीं था। जियाओ परिवार कई वर्षों से जियामा साम्राज्य में विकसित हो रहा था और साधारण कबीले के सदस्यों की संख्या वास्तव में बहुत बड़ी थी। इसलिए दोनों के बीच स्थिति और ताकत में अंतर बहुत अधिक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूसरा व्यक्ति नलन यानरान अभी भी वही था जो अपनी स्वतंत्रता चाहता था। बचपन से नालन जी के कारण भी वह लंबे समय से इस शादी से असंतुष्ट थी। भले ही जियोयान की प्रतिभा अभी भी है, फिर भी एक संभावना थी कि वह इस शादी की व्यवस्था को पलट देगी। जिस व्यक्ति ने अभी संदेश भेजा है, उसने कहा है कि धुंधले बादल संप्रदाय के दरवाजे पर पहुंचने का समय हो गया है, इसलिए आप उनके आने से पहले बैठ जाना याद रखें। ये कहते हुए जियोयू को थोड़ी जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, मैंने अपने दादाजी को ये कहते हुए सुना कि इस बार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से आने वाले लोग मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय नेता और छोटे संप्रदाय नेता हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की संप्रदाय नेता कबीले में आ रही है। अगर वह नहीं आती तो मुझे वहां जाकर मौज मस्ती में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जियो मिंग ने कहा और अपनी आंखें घुमाई। अगर ये और नालन यानरान दरवाजे पर आ रहे थे तो वह वहां जाने की जहमत नहीं उठाता। आखिरकार विवाह व्यवस्था को रद्द करना अंततः जियोझान के वंश का मामला था और इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा विवाह समझौते को रद्द करने की प्रक्रिया अभी भी शियाओ परिवार में चल रही थी और जब समय आया तो उसे केवल अपने लोगों से यह बात न फैलाने के लिए कहना पड़ा। उसे केवल ज़ियाओ परिवार की प्रतिष्ठा बचानी थी, और जहां तक ज़ियाओझान वंश का प्रश्न है, ये निश्चित रूप से प्रतिष्ठा का नुकसान था, चाहे वह कोई भी अवसर क्यों न हो। ज़ियाओयान और नालान यानरान की शादी की व्यवस्था के कारण ज़ियाओ परिवार के सभी शीर्ष अधिकारियों को इसके बारे में पता था। जहां तक नालन यानरान को विवाह व्यवस्था को रद्द न करने की सलाह देने की बात है, ज़ियाओ मिंग के मन में भी ऐसा कोई विचार नहीं था। हालांकि वह 10 साल से अधिक समय से डूक्वी महाद्वीप में था और उसकी मानसिकता इस दुनिया द्वारा धीरे धीरे बदल दी गई थी, फिर भी उसके पास कुछ सिद्धांत थे जो उसके दिल में दृढ़ता से बने हुए थे। इस प्रकार की विवाह व्यवस्था जन्म से पहले ही विवाह कराने की कुरूप प्रथा से उत्पन्न हुई थी। वह, जिसने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की थी, उस प्रकार की प्रथा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहता था। अब उनकी उपस्थिति के कारण मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को कम से कम पर्याप्त सम्मान तो मिला था। कम से कम ये सिर्फ एक उपयाजक को भेजना नहीं था। यून भी नालन यानरान के बुजुर्ग थे, व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर आए थे। आह भरते हुए ज़ियाओ मिंग खड़ा हुआ। ठीक है, चलो साथ में चलते हैं और देखते हैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का ये संप्रदाय नेता कैसा दिखता है। हम ज़ियाओ यू ने कुछ उत्साह के साथ सिर हिलाया। यून कुछ महिला शक्तियों में से एक होने के नाते अभी भी जियामा साम्राज्य में बहुत लोकप्रियता थी। कई महिला साधकों ने उन्हें आदर्श के रूप में अपनाया। ज़ियान का छोटा सा हाथ थामे ज़ियाओ मिंग और ज़ियाओ यू पिछवाड़े से होते हुए चले गए और अंततः भव्य स्वागत कक्ष के बाहर रुक गए। बैठक कक्ष के दरवाजे खुले थे और वे तीनों हॉल में दाखिल हुए। विशाल हॉल पहले से ही लोगों से भरा हुआ था और सबसे ऊपर की 6 सीटों पर पहले से ही 5 लोग बैठे हुए थे, जिनके नाम थे ज़ियाओशान, ज़ियाओझान और 3 बुजुर्ग। घर लौटने के बाद ज़ियाओशान को भी एक बुजुर्ग का पद प्राप्त हुआ था और वह कुछ चीज़ों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था।